स्टूडेंट, आज हम पार्ट टेस्ट 5 डिस्कस करेंगे जूलॉजी का। फर्स्ट क्वेश्चन 151 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिनेप्स से है, दैट इज केमिकल सिनेप्स। अगर आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द केमिकल सिनेप्स? स्लोअर देन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, synaptic cleft, release of the neurotransmitter and transmission is similar as that of the nerve impulse within an axon। आपको 151 में मार्क करना था डी। तो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड केमिकल सिनेप्स। बिफोर दैट व्हाट इज सिनेप्स वो बताती हूँ। सिनेप्स इज नथिंग बट द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एरिया टू द नेक्स्ट एरिया, फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, या तो वन न्यूरॉन टू द मसल। ओके, तो सिनेप्स में क्या होता है, दो तरह के होते हैं, वन इज इलेक्ट्रिकल एंड अनदर इज केमिकल। इलेक्ट्रिकल जो होता है उसमें प्री सिनेप्टिक नॉब और पोस्ट सिनेप्टिक नॉब दोनों एक ही साथ रहते हैं, इसीलिए ऑलमोस्ट उसमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट अगर आप देखो उसमें आपको नेग्लिजिबल दिखेगा, है नहीं, गैप नहीं, ना के बराबर है। सपोज हम ये बनाएं, ओके, इसमें ये प्री सिनेप्टिक नॉब है, दिस इज प्री साइनेप्टिक नॉब। अच्छा, इसमें अगर हम कलर चेंज करें भी ले लेते हैं। नाउ दिस अनदर वन इज पोस्ट सिनेप्टिक नॉब, पोस्ट सिनेप्टिक नॉब। तो ना के बराबर यहाँ पे हल्का सा गैप रहेगा, नहीं है तो सोडियम डायरेक्टली ट्रेवल करके यहाँ पे आ जाता है। दिस इज सिमिलर टू प्रोपगेशन ऑफ नर्व इंपल्स, मतलब सोडियम यहाँ पे आया फर्स्ट पार्ट में एंड इज ट्रेवलिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ केमिकल मैसेंजर्स और एनी सॉर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स का प्रॉपर्टी है। और जो लिखा है इस जगह पे, दैट इज ट्रांसमिशन इज सिमिलर एज दैट ऑफ द नर्व इंपल्स विद इन एन एक्सॉन, दिस इज अ पॉइंट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। ओके, लेकिन बाकी पॉइंट्स को अगर हम रिफर करें कि व्हाट इज केमिकल सिनेप्स, तो केमिकल सिनेप्स में अगर हम देखेंगे, क्लीन कर लेते हैं, केमिकल सिनेप्स में नॉर्मली आप देखोगे जो प्री सिनेप्टिक नॉब है और ये पोस्ट सिनेप्टिक रीजन है, दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक एरिया एंड दिस इज प्री साइनेप्टिक एरिया। तो यहाँ से सोडियम जब ट्रेवल करता है, ये सोडियम ट्रेवल कर रहा है, तो कैल्शियम जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से यहाँ पे एंटर करेगा एंड दे विल स्टार्ट ब्रेकिंग द साइनेप्टिक वेसिकल्स कंटेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड इनसाइड दिस। तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम इधर आया, सोडियम इधर आते ही कैल्शियम एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस से साइनेप्टिक वेसिकल्स को ब्रस्ट करेगा। साइनेप्टिक वेसिकल्स ब्रस्ट होते ही जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स यहाँ पे आ जाएगा, एक्सोसाइटिस होगा एंड न्यूरोट्रांसमीटर विल कम आउट। नाउ इसके सरफेस में पकड़ लेते हैं, सर्कुलेमा है, इसके सरफेस में छोटे छोटे ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं। दिस रिसेप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इनिशिएट द प्रोपोगेशन इन द नेक्स्ट रीजन। तो ये रिसेप्टर्स में आके एसिटाइल कोलिन जो है मॉलिक्यूल्स ये आके अटैच होगा, देन ओनली इट इज पॉसिबल इज पासिंग द इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट रीजन। इसका मतलब केमिकल सिनेप्स में हमें न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए, केमिकल सिनेप्स में हमें कैल्शियम चाहिए टू ब्रेक दिस साइनेप्टिक वेसिकल्स। केमिकल सिनेप्स में इंफॉर्मेशन जब भी पास होता है प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक गैप में, इसके बीच में एक गैप पाया जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जो कि पूरा विजिबल होता है इन कंपेयर टू द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, और वो प्रोपगेशन नर्व इंपल्स की तरह सिमिलर नहीं है। एक और बात, तो अगर हम इसको मिला के देखें कि स्लोअर देन द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, यस करेक्ट, बिकॉज इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होता है वो बहुत फास्ट होता है, जो नॉर्मली हम हार्ट के केस में देखते हैं, फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड टू बंडल ऑफ हिस टू दिस एवी बंडल्स देन टू पुर्किंजे फाइबर, और ब्रेन के कुछ सेक्शंस में होते हैं। बट केमिकल सिनेप्स इज बहुत कॉमन है, जो हमारे बॉडी में सेंस ऑर्गन्स में पाया जाता है। ईयर में आप देखो, आई में होता है, जो आपको सेंस ऑर्गन हटा दिया है, लेकिन आप देख सकते हो कि उसमें केमिकल सिनेप्स होता है। बाकी ब्रेन में होते हैं मसल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसका डायग्राम आपके नॉन एडिटेड वर्जन में 319 पेज में है, वो एक्चुअली में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। ओके, साइनेप्टिक क्लेफ्ट इसमें है। तो दिस आर द पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट ऑफ केमिकल सिनेप्स, दिस इज अ पॉइंट ऑफ केमिकल सिनेप्स, दिस इज अ पॉइंट ऑफ केमिकल सिनेप्स, बट इट्स नॉट एसोसिएटेड विद केमिकल सिनेप्स इज दिस, बिकॉज दिस इज अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। ओके, तो इसलिए आपको मार्क करना था डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन चैप्टर से पूछा है। अ स्टेरॉइड हार्मोन व्हिच रेगुलेट्स द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इज। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिसको ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जब भी दिखेगा इंसुलिन और ग्लूकागॉन लगेगा, बट दे आर आस्किंग अबाउट स्टेरॉइड। जब भी हम स्टेरॉइड बोलते हैं उसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि लिपिड डेरिवेटिव्स होते हैं, लाइक कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब आता है। तो इंसुलिन है पेप्टाइड,
जो कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है, ग्लूकागॉन भी पेप्टाइड है, कॉर्टिसोल स्टेरॉइड है, इसलिए आपको इसमें मार्क करना था आंसर कॉर्टिसोल, बिकॉज कॉर्टिसोल ऐसा एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, बट हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट है। इंसुलिन का हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट है क्योंकि वो इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल कम करता है, ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है हाइपरग्लाइसेमिक, और कॉर्टिसोल ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है बिकॉज स्ट्रेस के कारण बॉडी में कॉर्टिसोल सिक्रेट होता है एंड इट सपोर्ट ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो कि फैट और अमीनो एसिड से टूट के ग्लूकोज बढ़ता है। इट ऑल्सो सपोर्ट प्रोटियोलाइसिस, उससे भी शुगर होता है। इट ऑल्सो सपोर्ट लाइपोलाइसिस, उससे भी शुगर बढ़ता है, और अमीनो एसिड को स्टोर करने नहीं देते सेल में फॉर फ्यूचर, वो अमीनो एसिड को तोड़ के भी शुगर बनाता है। सो इन दैट वे कॉर्टिसोल इज अ स्टेरॉइड हार्मोन जिसका हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट है। ओके, ये याद रखना, हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट, इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट, ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट। क्लियर? दैट मींस इंसुलिन विल अलाउ सेलुलर अपटेक, इंसुलिन ग्लूकोज को ब्लड से खींच के इसको लीवर के सेल को और एडिपोज टिश्यू को देगा, जिससे कि फ्यूचर में हम उसको जमा करके रखें इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और एक तरफ फैट के फॉर्म में जमा करें एडिपोसाइट्स में, और फ्यूचर में हम उसे यूज कर पाए। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 लोकोमोशन एंड मूवमेंट में जो मसल कंट्रैक्शन लिखा है, जो नॉन एडिटेड बुक में 308 के लास्ट पैरा में है, द कंपैरिजन ऑफ रेड एंड व्हाइट मसल, दिस इज नथिंग बट द टाइप ऑफ स्केलेटल मसल। ओके, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू व्हाइट फाइबर्स। हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाइट फाइबर्स होते हैं जो रेड फाइबर्स क्या होते हैं, तो रेड स्केलेटल मसल, व्हाइट स्केलेटल मसल, इन दोनों का डिफरेंस अगर आपका क्लियर है तब ये आप मार्क कर पाओगे। सपोज बिफोर हम ऑप्शंस को देखने से पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एक चीज बता दूं मैं तुम्हें, रेड स्केलेटल मसल ओके एंड व्हाइट स्केलेटल मसल। रेड स्केलेटल मसल में मायोग्लोबिन प्रोटीन, मायोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जिसमें आयरन होता है, कम होता है, Fe2+ आयन एक होगा, जैसे हेमोग्लोबिन में 4 Fe2+ आयन है। तो मायोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसका काम होता है ऑक्सीजन को स्टोर करके रखना स्केलेटल मसल में। तो मायोग्लोबिन कंटेंट इज वेरी हाई इन रेड स्केलेटल मसल, इसलिए ये रेड कलर का दिखता है, इज हाई। ओके, और जो इसमें है व्हाइट स्केलेटल मसल में है मायोग्लोबिन इज लेस, तो इसमें क्या होगा, लेस, तो इसलिए ये व्हाइट दिखता है लेकिन कम है। दूसरा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंट हाई है, हाई ओके, लेकिन इसमें क्या है, लो है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें एटीपी प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसमें हाई और इसमें लो होगा बिकॉज लिंक्ड विथ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, इसका फैटिग, फैटिग मतलब जल्दी नहीं थकता है, इसका फैटिग लो है, इसका हाई है, ठीक है। तो इसका फैटिग मतलब ये जो रेड स्केलेटल मसल है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंट हाई है, एटीपी प्रोडक्शन हाई है, इसलिए फैटिग लो है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंट लो है, एटीपी प्रोडक्शन लो है, इसलिए फैटिग हाई है। द लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस कैल्शियम इज लेस, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस कैल्शियम इज मोर। तो ऑटोमेटिकली अगर व्हाइट स्केलेटल मसल में सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कैल्शियम ज्यादा है तब वो फास्ट कंट्रैक्शन करेगा, कंट्रैक्शन इज रिलेटेड टू कैल्शियम कंटेंट। एंड रेड स्केलेटल मसल में सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम है और कैल्शियम भी कम है, इसलिए इसका जो कंट्रैक्शन रेट है थोड़ा सा लो है, ये स्लो है और इसका कंट्रैक्शन फास्ट है। ओके, लेकिन जल्दी थकता कौन है, व्हाइट स्केलेटल मसल, फास्ट काम कौन करता है, व्हाइट स्केलेटल मसल। ठीक कंट्राडिक्टरी है ये पॉइंट, हमेशा याद रखना। आई एम रिपीटिंग अगेन कि रेड स्केलेटल मसल में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होने के कारण एटीपी ज्यादा है, इसलिए फास्ट कंट्रैक्शन है, लेकिन इसमें कैल्शियम और सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम है रेड स्केलेटल मसल में, इसलिए ये स्लो कंट्रैक्शन करता है। ठीक ऑपोजिट व्हाइट स्केलेटल मसल में माइटोकॉन्ड्रिया कम है, एटीपी कम है, जल्दी फैटिग होता है, जल्दी थकता है, और इसमें व्हाइट स्केलेटल मसल में सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा है, कैल्शियम कंटेंट हाई है, इसलिए फास्ट कंट्रैक्शन करता है। सो इन दैट बेसिस अगर हम अभी ऑप्शन देखें कि लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन प्रोटीन, करेक्ट, इसलिए व्हाइट है, फ्यूअर माइटोकॉन्ड्रिया, करेक्ट, एनारोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी, यस, ये एनारोबिक होगा ऑटोमेटिकली, जब माइटोकॉन्ड्रिया कम है एनारोबिक प्रोसेस ही होगा। और व्हाइट स्केलेटल मसल अगर एनारोबिक है तो रेड स्केलेटल मसल क्या है, एरोबिक है। ओके,
लास्ट वन इज सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सर्कोप्लाज्मिक एंड कैल्शियम कंटेंट इज वेरी लो, मतलब सर्कोप्लाज्मिक एंड कैल्शियम कंटेंट इज वेरी लो। ऐसे लिखने से तुम्हें समझ जाना है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेंट और कैल्शियम का परसेंटेज कम है, ऐसे बोला। ये तो नहीं है, ये तो ऑपोजिट बोल रहा है, इसीलिए आपका आंसर डी मार्क करना था, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू व्हाइट फाइबर्स। ओके, तो इसलिए आंसर आपको डी मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट से पूछा गया। पेल्विक गार्डल और हिप गार्डल इज कंपोज्ड ऑफ 2 कॉक्सियल और इनोमिनेट हिप बोन्स। इसमें 2 मार्क करना है। ज्यादातर बच्चों ने 2 किया होगा मार्क, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं हर बार देखती हूँ इसमें कंफ्यूजन होता है किसी को। 1 कॉक्सियल बोन, आप पेज नंबर 311 नॉन एडिटेड पोर्शन में देख सकते हो। एडिटेड वाला पेज नंबर मुझे अभी तक याद नहीं हुआ, वो आगे फ्यूचर में हो जाएगा। 1 कॉक्सियल बोन इक्वल्स टू इलियम प्लस इस्चियम प्लस प्यूबिस। ओके, लेकिन बोन्स कितने हैं इसमें? 2 है, तो 1 कॉक्सियल बोन में फ्यूज टू फॉर्म 1 कॉक्सियल बोन, तो इलियम होता है, इस्चियम होता है, प्यूबिस होता है। तो कोई क्या करते हैं, इलियम इस्चियम प्यूबिस इधर 3, इलियम इस्चियम प्यूबिस इधर 3, 6 मार्क कर सकते हैं। 6 नहीं करना है, 2 करना है। सिंपल पूछा, 2 कितने पेल्विक गार्डल में कितने बोन्स होते हैं? 2, इधर 1 इधर 1। ओके, बस इतना मार्क करना था, और तब आप अगर 2 मार्क की हो तो ऑटोमेटिकली ये करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155 केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन से पूछा गया है। असर्शन में देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। असर्शन में एक स्टेटमेंट है, द पर्सन विद डायबिटीज इंसिपिडस feels thirsty. Reason: a person with diabetes insipidus suffers from excess secretion of vasopressin. ओके, इसमें आंसर आपको मार्क करना था सी, लेकिन बिफोर दैट मैं आपको समझाऊं व्हाट इज द रोल ऑफ वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन को एडीएच भी बोला जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो हमारे बॉडी से वाटर को निकलने नहीं देता, उसे रोकता है जरूरत पड़ने पे। ओके, जनरली देखा गया है जो एडीएच है वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करवाता है बाय वर्किंग ऑन रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में पढ़े थे एक्सक्रीशन में, बाय वर्किंग ऑन एफरेंट आर्ट्रियोल, बाय इंक्रीजिंग जीएफआर, बाय एक्सट्रैक्टिंग वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, जिससे कि हमारे ब्लड में वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो। अगर किसी का एक्सेस स्वेटिंग हो, अगर किसी का डायरिया हो, अगर किसी का वॉमिटिंग हो, तभी हमारा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कम होता है, तभी एडीएच रिलीज होता है फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोहाइपोफाइसिस विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। ओके, अब पूछा क्या है इसमें, डायबिटीज इंसिपिडस से क्या लिंक है एडीएच? यस, जरूरी है, लिंक है। डायबिटीज इंसिपिडस डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच से होता है, इट्स नॉट रिलेटेड टू एक्सेस सिक्रीशन। तो डायबिटीज इंसिपिडस इज नॉट कॉमन, इज अ रेयर फॉर्म ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज मेलाइटस ज्यादा कॉमन है, लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस इज लेस कॉमन, रेयर। ये कब होता है? जनरली देखा गया ट्यूमर होने से होता है, इन द एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ट्यूमर, तब जाके एक्सेस सिक्रीशन हो सकता है। ओके, एक्सेस सिक्रीशन नहीं, सॉरी, मतलब तब जाके डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच हो सकता है, जिससे वाटर को हम बॉडी में रोक नहीं पाएंगे, इसीलिए फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। समझ गए? तो अगर किसी का एडीएच डेफिशिएंसी है बिकॉज ऑफ सम रीजन, तब उसका यूरिन ज्यादा बनेगा। ज्यादा बनने के कारण उस बीमारी को हम बोलेंगे डायबिटीज इंसिपिडस, एंड इट्स नॉट रिलेटेड टू डायबिटीज मेलाइटस, बिकॉज डायबिटीज मेलाइटस जो हमें पता है, ये तो लेमैन को पता है, वो होता है इट्स रिलेटेड टू इंसुलिन डेफिशिएंसी या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, इट्स नॉट रिलेटेड टू एडीएच। ओके, व्हेनेवर इट इज रिलेटेड टू एडीएच, दिस इज ऑलवेज डायबिटीज इंसिपिडस and is because of ADH deficiency. Another thing, what is diuresis? Diuresis means frequent urination. What is anti-diuretic hormone? It is working against the diuresis. That means यूरिन कम बनाएगा, यूरिन आउटपुट कम होगा, ये याद रखना। और ADH is a vasoconstrictor, जिसका रिसेप्टर एफरेंट आर्ट्रियोल में है, और वो इसीलिए इसका नाम पड़ा है वेसोप्रेसिन, वो ब्लड वेसल को प्रेस करता है। क्लियर? तो इससे अगर जो सुने हो तुम, अगर समझे हो, देखो पर्सन विद डायबिटीज इंसिपिडस फील्स थर्स्टी, यस, क्योंकि यूरिन बहुत ज्यादा बनेगा, इसलिए उनको हमेशा प्यास लगेगी, जिस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। क्या बोलते हैं? पॉलीडिप्सिया। ये शायद नीट में यूज ना करे, लेकिन फीलिंग थर्स्टी से लिंक है, वो याद रखना पड़ेगा। ज्यादा यूरिन बनेगा तो प्यास ज्यादा लगेगी। ओके, और एक्सेस से लिंक नहीं है, इट्स लिंक्ड विद डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच। एडीएच सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस, स्टोर्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, रिलीज्ड विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ
हाइपोथैलेमस, ठीक है, कौन रिलीज करता है? पोस्चर पिट्यूटरी। पोस्चर पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्लियर हुआ? अच्छा चलो 156 की तरफ मूव करेंगे। हो सकता है कि मेरी एक्सप्लेनेशन बहुत लेंथी हो अभी, और इससे जो हमारा एक्सप्लेनेशन का टाइम है बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट इस चैप्टर्स में एक्सप्लेनेशन चाहिए, नहीं तो बहुत जगह पे कन्फ्यूजन रह जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ, रिपीटेडली बोल रही हूँ एक बात को। अच्छा, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है, ह्यूमन ब्रेन का पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स और रीजन्स इनकरेक्टली पेयर्ड विथ इट्स फंक्शंस? हाइपोथैलेमस का लिखा है प्रोडक्शन एंड रिलीजिंग हार्मोन्स एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। तो अगर आपने पढ़ा होगा कि हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ये थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है, हंगर, एंगर, मोटिवेशन, सेक्सुअल बिहेवियर, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है जो रिलीजिंग एंड इनवेटिंग हार्मोन सिक्रीट करते हैं। सो इन दैट रेफरेंस ये करेक्ट आ रहा है। लिम्बिक system consists of fiber tract that interconnect different regions of the brain, controls movement. No, they're actually talking about, अगर हम वो देखेंगे interconnect the different parts of the brain, ये सब आप लिंक करो, this is a bridge, neuronal bridge, और neuronal bridge के information आपके NCERT में दो जगह पे है। एक है corpus callosum which is connecting the right and left cerebrum, another one is pons which is connecting the hindbrain with midbrain and forebrain. So this is a peduncle or nerve fiber or bridge which is communicating between different parts of the brain. But limbic system is not that. Limbic system is a part of forebrain which is present nearby the hypothalamus and is actually considered to be the emotional part of the brain, जिसमें amygdala और hippocampus होता है। ये दो टर्म लिखा हुआ है। amygdala जो होता है वो एक्चुअली कंट्रोल करता है स्ट्रॉन्ग इमोशन को, मूड स्विंग्स को, और हिपोकैम्पस कंट्रोल करता है शॉर्ट टर्म बिहेवियर, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने में, प्रोसेसिंग में। ओके, तो इसीलिए ये गलत हो गया। जो इन्फॉर्मेशन है इसमें, ये सब इससे मैच नहीं कर रहा है। तो तुम्हें इसमें लिखा है रीजन्स इज नॉट इनकरेक्टली पेयर्ड, सो व्हेनेवर इट इज गिवन इनकरेक्टली तुम्हें इनकरेक्ट ढूंढना है, इसलिए आंसर इसमें बी मार्क करना था। बाकी इन्फॉर्मेशन इसमें करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स। मेडुला ऑब्लोंगेटा दिस इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है मेडुला इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेडुला इज कंट्रोलिंग ऑल टाइप्स ऑफ वाइटल रिफ्लेक्सेस जो कि तुम्हारे जीने के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होगा, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के अलावा ब्रेन भी कंट्रोल करता है। सिंपल स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस जैसे नी जर्क, एल्बो जर्क, गर्म चीज छूने से हाथ हटाना, ठंडा चीज छूने से हाथ हटाना, या तो स्नीजिंग, जो छींक मारना, कफिंग, खांसी, ये सब जो चीज होता है स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। लेकिन जो तुम्हारा बाकी है जैसे कि सांस लेना, हार्ट बीट का रेगुलेशन, कब फास्ट होना है कब स्लो होना है, वो कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स जिसे बोलते हैं, पेरिस्टल्सिस, चर्निंग मूवमेंट, निगलना, स्वेलो करना, डेफिकेशन, फीकल मैटर निकालना, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला। ओके, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स। व्हाट इज कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स? इट्स नथिंग बट हार्ट बीट इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। लेकिन हार्ट बीट इनिशिएट हार्ट खुद करता है, इसलिए हमारा हार्ट क्या है? मायोजेनिक है। थोड़ा सा मैं लिंक कर करके बोल रही हूँ जिससे आप समझो। कॉर्पस कैलोसम बैंड ऑफ फाइबर्स कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जो मैंने अभी कहा था। तो ये सब इंफॉर्मेशन करेक्ट है। एक चीज और, जब भी हम इंफॉर्मेशन को यहाँ पे मैं बोल रही हूँ उसको मैं रिलेट कर रही हूँ, अगर किसी कारण आपका ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, गलत हुआ होगा, मन खराब करने की बात नहीं है। आप अच्छे से इसको सुनो सॉल्यूशंस को, क्योंकि ये सब आपके ब्रेन को रेडी कर रहा है फॉर द मेन फाइनल एग्जाम। खराब हो अच्छा हो नहीं सोचना है, लेकिन यहाँ के वीडियो के हर एक टीचर्स का सॉल्यूशंस को सुनो, और साथ ही साथ जब क्वेश्चन पेपर मिले उसको भी बीच बीच में रिवीजन करते रहो। सभी क्वेश्चंस हम आपको दिखा देंगे। आपका देखना फाइनल जो नीट मतलब एग्जाम होगा, जो डी डे दैट इज 5 मई, वो अच्छा ही जाएगा। इसलिए आपको टेंशन नहीं करना है, टेंशन से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157 बहुत सिंपल है। इसमें लोकोमोशन मूवमेंट्स के डिफरेंट जॉइंट्स जो है उसके अगेंस्ट में पूछा है, मेनली द साइनोवियल जॉइंट्स। ओके, कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है, आप आंसर मिलाओ, सी का ए का 2 आ रहा है, सी में A2, तो दिस कार्टिलेजिनस जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रल एंड वर्टिब्रल कॉलम। यस, बिकॉज उसमें क्या है, अगर आप देखोगे लिमिटेड मूवमेंट है, ठीक है, ऑटोमेटिकली लिमिटेड मूवमेंट कार्टिलेजिनस में होता है। फाइब्रस जॉइंट जो होता है उसमें क्या होता है, जनरली मूवमेंट होता ही नहीं है। और अगर तुम साइनोवियल जॉइंट्स देखोगे, साइनोवियल जॉइंट्स में कंसिडरेबल मूवमेंट होता है। ये 3 टर्म आप याद रखना, फाइब्रस जॉइंट में नो मूवमेंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट में लिमिटेड मूवमेंट, साइनोवियल जॉइंट में कंसिडरेबल मूवमेंट। इसमें मिक्स करके डाला है, साइनोवियल भी है और वो भी है, कार्टिलेजिनस भी है।
तो इसमें देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अगर देखोगे बी का आपको 4 मार्क करना था, दैट इज द ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गार्डल। पेक्टोरल गार्डल और ह्यूमरस में इस एरिया में ग्लेनॉइड कैविटी है। आपने कहीं डॉल से खेला होगा, लड़के हो लड़की हो, डॉल तो देखा ही होगा। ये जगह देखना कभी छूट जाता है हाथ, तब हम से एक गड्ढा है ना इसमें लगा देते हैं, ऐसे मैं सब क्लास में भी बोलती हूँ जिससे वो जल्दी समझ जाए। तो वहां पे जो गड्ढा है वो क्या है, सॉकेट, और जो ये बॉल है वो क्या है, ह्यूमरस का हेड, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो इसके बारे में ये बोला है। फाइब्रस जॉइंट हमें पता है स्कल में रहता है। तुम देखना 309 नॉन एडिटेड बुक में, या तो आपका एडिटेड बुक आपने खरीदा है, गुड, उसमें आप जाके स्कल देखना। स्कल में देखना कुछ ऐसे डिजाइन्स बने हुए हैं, सूचर्स टाइप, दे आर कनेक्टिंग ईच अदर, दिस सूचर्स आर कंसिडर्ड टू बी द fibrous joint. But the last one is saddle joint, which is present between the carpal and metacarpal of thumb, like this. ये जगह है carpal, metacarpal और thumb, ये जगह जो ये movement हो रहा है is because of the saddle joint. This is also a type of synovial joint, जिसमें considerable movement होता है। अगर आपने इसमें आंसर ये मार्क किया होगा C, तो ये करेक्ट है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 आपको पूछा है केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन से। आप इसको देख के डर मत जाना कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, ओके, क्योंकि पीछे टेस्टोस्टेरोन का, प्रोजेस्टेरोन का, एस्ट्रोजन का इंफॉर्मेशन दिया है इस चैप्टर में। एसर्शन में है एंड्रोजन एक्ट ऑन द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम दैट इज ब्रेन एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर। यस, बिकॉज हमें पता है द प्रिंसिपल एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन लेडिक सेल से सिक्रीट होता है व्हेनेवर सर्टोली सेल्स पे एफएसएच करता है। मैं फिर से एक बार दोबारा बोलती हूँ, जब हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, जो आगे के टेस्ट में तुम्हें मिलेगा, तब वो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को गोनाडोट्रोपिन सिक्रीट करवाता है। तब एफएसएच जाके सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है, उससे एक फैक्टर रिलीज होता है जिसे हम लोग एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर बोलते हैं। इधर एलएच आके लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है, लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है, वही प्रिंसिपल एंड्रोजन है जिसका सेक्सुअल बिहेवियर में हाथ है, जैसे लिबिडो बोलते हैं मेल में, तो वो करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज एंड्रोजन हैज एनाबॉलिक सिंथेटिक इफेक्ट्स ऑन द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। यस, करेक्ट है, क्योंकि एंड्रोजन जो होता है वो फिजिकली ग्रोथ, मसल का ग्रोथ, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। जो चीज लिंक मिलेगा आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन डिजीज के पीछे में स्पोर्ट्स पर्सन का एक कैटेगरी है, उसमें 162 में होना चाहिए नॉन एडिटेड में, आप मिला लोगे तो मिल जाएगा, ड्रग्स के पीछे, ड्रग्स एंड अल्कोहल के पीछे वाले पेजेस में है। ओके, उसमें भी लिखा हुआ है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, जिससे मस्कुलर ग्रोथ होता है। सो एवरीथिंग इज लिंक्ड, 3-4 चैप्टर लिंक है। तो इसमें आपको क्या मार्क करना था, देखो ये स्टेटमेंट, एंड्रोजन एक्ट ऑन द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, करेक्ट। एंड्रोजन इज एनाबॉलिक, एनाबॉलिक क्यों है कि वो ग्रोथ करवाता है, मस्कुलर ग्रोथ कराता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करके उसको जमा करता है, ज्यादा खर्च नहीं करवाता ग्रोथ हार्मोन की तरह, तो इसीलिए ये भी करेक्ट है। लेकिन इस स्टेटमेंट का ये रीजन नहीं है, बिकॉज एंड्रोजन इज एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग, अगर बोलते कि इसका रीजन क्या है, करेक्ट आपके दिमाग में है, तो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन होगा, उसका एसेसरी ग्लैंड्स का प्रोडक्शन होगा, उससे वो लिंक होगा सेक्सुअल बिहेवियर। बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट मस्कुलर ग्रोथ, किसी प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट को जमा करना, उसका वो दूसरा जनरल फीचर है। ओके, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अगर वो इस एंगल से लिखते कि एंड्रोजन इज नॉर्मली डीलिंग विद द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, स्पर्म प्रोडक्शन एंड ऑल, तब जाके कहीं ना कहीं लिंक बैठता। तो इसलिए इसमें आंसर आपको मार्क करना था, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर द ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तब ये करेक्ट होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 159। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन नंबर 159 भी केमिकल वाले चैप्टर से पूछा है। द एट्रियल वॉल ऑफ आवर हार्ट सिक्रीट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन व्हिच डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, दिस इज कॉल्ड, देखो ये जो ANFS में आंसर, ये जो लिंक है ये आपके रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन एक्सक्रीशन से भी है और साथ ही साथ केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से भी है, दोनों चैप्टर से लिंक करता है। ANF क्या है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। मैं एक बार थोड़ा सा एक आपको बता दूं कि होता क्या है, जब हमारे बॉडी में बिकॉज ऑफ सम रीजन सोडियम कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर लो होता है, तो ब्लड का जो फ्लो है टुवर्ड्स द किडनी स्लो हो जाता है, जिससे फॉल ऑफ GFR बोलते हैं। फॉल ऑफ GFR जैसे ही हुआ
ऑटोमेटिकली किडनी की तरफ जो ब्लड जा रहा है एफरेंट आर्ट्रियोल की तरफ वो कम होता है, तो वो सेंस कर लेते हैं। कौन सेंस करता है? किडनी का इनबिल्ट मैकेनिज्म, जिसे हम लोग बोलते हैं जेजीए, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। व्हाट इज जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस? जेजी सेल्स जो कि रेनिन एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट करता है एंड वो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल ओनली, प्लस डीसीटी का कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो एक जगह पे आके मिलते हैं, वो सेंस कर लेते हैं कि समथिंग हैपेंस, क्यों हुआ जीएफआर फॉल, क्योंकि सोडियम कम है। अब वो तुरंत क्या करता है, रेनिन जो हमारे ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन है जो लीवर बना के ऑलरेडी रिलीज करके रखता ही है अभी भी हमारे ब्लड में, वो एंजियोटेंसिनोजन रेनिन तोड़ देता है, तोड़ के एंजियोटेंसिन 1 बनाता है। तो एंजियोटेंसिनोजन इज प्रोटीन बट एंजियोटेंसिन 1 इज पेप्टाइड, क्योंकि उसका जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है वो कम हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है प्रोटीन, तो पेप्टाइड बोलते हैं उसे। अब एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनवाना पड़ेगा जो हमारा लंग्स का एंजाइम बनाता है जिसे हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब तोड़ के एंजियोटेंसिन 2 बना, अब वो जाके एडीएच की तरह काम करता है, वो एफरेंट आर्ट्रियोल को जाके दबा के जीएफआर इंक्रीज करता है जिससे कि फिल्ट्रेट ज्यादा तेजी से बने। पीसीटी का जो काम है 70 to 80% वाटर इलेक्ट्रोलाइट रीएब्सॉर्ब और जो भी ग्लूकोज अमीनो एसिड वो 100% बैक कर देगा, फिर लूप ऑफ एनली को जो करना वो करेगा। बट मेनली जब एंजियोटेंसिन 2 सीक्रेट होता है तब एल्डोस्टेरोन भी आ जाता है। कहाँ से आता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से, कि वो तब सेंस करता है कि एंजियोटेंसिन 2 है तो एड्रिनल कॉर्टेक्स तुरंत मिनरल कॉर्टिकॉइड सीक्रेट कर देता है, दैट इज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन अभी डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में आके खींच लेता है सोडियम को, दैट इज NaCl के फॉर्म में टुगेदर विथ वाटर, हो गया। तो अब बहुत देर तक अगर रास मैकेनिज्म चलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, सोडियम तो बढ़ गया, अब सोडियम बढ़ा तो क्या होगा? हाई बीपी, ऑटोमेटिकली हार्ट को एक झटका लगता है क्योंकि फोर्सफुली ब्लड एंटर हो रहा है हार्ट की तरफ। तो हार्ट के वॉल में जो एट्रियम में जाता है वहां पे कुछ एक पेप्टाइड सीक्रेट होता है एट्रियम से, जिसे हम लोग बोलते हैं एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल मीन्स एट्रियम, नाट्री इज अ केमिकल नेम ऑफ सोडियम, फैक्टर मीन्स हार्मोन। तब ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये तुरंत आके ब्लड से एफरेंट आर्ट्रियोल का जो कंस्ट्रिक्शन हो रहा था बिकॉज ऑफ एंजियोटेंसिन 2 उसको वो रिलैक्स कर देता है, डायलेट कर देता है। तुम सोचो बहुत देर तक एंजियोटेंसिन 2 अगर काम कर रहा है, इधर सोडियम बढ़ रहा है, तो किडनी का एफरेंट आर्ट्रियोल फट जाएगा, उसको तो बचाना पड़ेगा। तो एएनएफ आके एफरेंट आर्ट्रियोल को डायलेट कर देता है। उस डायलेशन से क्या होगा, जीएफआर जैसे नॉर्मली भी हाई रहता है वैसे ही हो जाएगा, लेकिन व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ एएनएफ? सोडियम को यूरिन से निकालना, तो वाटर और सोडियम को एक्सक्रीट कर देता है, यूरिन आउटपुट हाई होगा। ओके, दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सोडियम। डिक्रीज यहाँ पे क्या मीन कर रहा है? ऑप्टिमम लेवल में लाना। जो ब्लड प्रेशर रास मैकेनिज्म ने बढ़ाया था उस ब्लड प्रेशर को ये घटा देगा। ठीक है, या तो ऐसे भी हो सकता है तुमने नमक ज्यादा खा लिया, अचार ज्यादा खा लिया, कुछ भी ज्यादा खा लिया, नमक अचानक से बढ़ गया, तब रास मैकेनिज्म का जरूरत नहीं है, तब डायरेक्टली एएनएफ सोडियम को एक्सक्रीट करके ठीक कर देगा। सो देयरफॉर एएनएफ इज अ पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेटेड बाय हार्ट, इज अ फैक्टर, वर्क लाइक हार्मोन। ओके, और तुरंत उसे यूरिन से वाटर के साथ साथ सोडियम निकाल दिया, तब डाइल्यूट यूरिन बनाने से हमारा सोडियम लेवल जो होता है ठीक हो जाता है। कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसे पानी ज्यादा पीना और पानी कम पीना दोनों ही खराब है। कम पीने से क्या होगा? कंसंट्रेटेड बनेगा ब्लड, वाटर लेवल कम होगा। ज्यादा पीने से क्या होगा? सोडियम का जो लेवल है वो बिगड़ जाता है, और सोडियम ब्लड में रहना जरूरी है एक ऑप्टिमम अमाउंट। वो नहीं रहेगा तो जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड का अपना प्रेशर, वो तो सोडियम या तो दूसरे ऐसे आयंस के लिए होता है ना, मेनली फॉर सोडियम। इसके लिए ये सबको मिलाने के लिए देखो किडनी, लंग्स, लीवर, हार्ट, ब्रेन, एवरीबॉडी इज वर्किंग। तो उसमें से एएनएफ का आपको मार्क करना था, इज एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर व्हिच इज इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन व्हिच डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर बाय एक्सक्रीटिंग सोडियम वाया यूरिन। क्लियर? चलो, तो क्या क्या याद रखना है इसमें, थोड़ा सा लिख सकते हो एक्स्ट्रा। एक्सक्रीट्स सोडियम प्लस वाटर, हाई यूरिन आउटपुट करेगा या यूरिन आउटपुट हाई कर देगा। एंड ऑटोमेटिकली जीएफआर का बात मत लिखना कि जीएफआर नॉर्मली रहता है, वैसो डायलेटर है, ये कंस्ट्रिक्टर नहीं है, वैसो डायलेटर है। ओके, और ये पेप्टाइड है क्योंकि यहाँ पे देखो मेंशन किया है पेप्टाइड। क्लियर? चलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 आपको पूछा गया है फ्रॉम स्केलेटल मसल, दैट इज लोकोमोशन मूवमेंट से। पेज नंबर 306 में है, ऐसे आप देख सकते हो, नॉन एडिटेड में। ओके, एडिटेड वाले में आगे पीछे रहेगा, उसमें पेजेस बहुत शंटिंग हुए हैं। आप इसमें देखो, इन अ मायोसिन मॉलिक्यूल HMM, heavy meromycin is present in, meromycin is present in globular head, short term myosin tail। अगर हम डायग्राम को देखें
ये जगह जो है, मान लो मैंने एक ही बनाया इस तरह से, तो ये जो जगह है दिस इज शॉर्ट आर्म, दिस पार्ट दिस इज शॉर्ट आर्म, ओके, दिस इज शॉर्ट आर्म, दिस इज हेड, ग्लोबुलर हेड, और ये है शॉर्ट आर्म, ये दोनों मिलके HMM पार्ट है, दिस इज HMM एंड दिस टेल वन इज LMM, ये दोनों क्या है HMM, हैवी मैरोमायोसिन, बुक में भी लिखा है, देख लेना, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161 भी आपको केमिकल से पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर पैराथर्मोन? आंसर ए है इसमें, लेकिन आपको कुछ समझना पड़ेगा इसमें, हाँ ध्यान से सुनना। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होते हैं 4p साइज ग्लैंड है, जो हमारे थायरॉयड ग्लैंड के बैक साइड में मिलते हैं। अगर हम थायरॉयड ग्लैंड के डॉर्सल साइड को देखेंगे, हमें थायरॉयड ग्लैंड पता है कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसके बैक साइड में ऐसे p साइज्ड ग्लैंड मिलेंगे, जिससे सिक्रीट होता है एक हार्मोन जिसका नाम है PTH, पैराथॉर्मोन, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज PTH इज डायरेक्टली इन्वॉल्व विद कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ऑफ ब्लड। तो वो ब्लड का कैल्शियम बढ़ाता है और बोन के कैल्शियम को कम करता है, दैट मीन्स इट मेंटेन ब्लड कैल्शियम लेवल एंड रेगुलेट्स बोन कैल्शियम लेवल। जब भी हम रेगुलेशन बोलेंगे, या तो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग मीन करता है, लेकिन PTH बोन के कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है बाय डिक्रीजिंग इट, जो बुक में डायरेक्टली लिखा नहीं है, आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट चीज, PTH जब भी सिक्रीट होता है वो क्यों होता है? जब भी ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होता है तब पैराथायरॉयड ग्लैंड को सिग्नल मिलता है। लो कैल्शियम लेवल गिव्स अ सिग्नल टू पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो कि बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड में है, तब PTH सिक्रीट होता है ब्लड में, पैराथॉर्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है। अब ये PTH ऑटोमेटिकली ब्लड में आते ही किडनी को पता चल जाता है। किडनी से एक हार्मोन और आता है जो कि NCERT में नहीं है बट 2019 में पूछा गया था, जो सिक्रीट करता है, 2019 के नीट के पेपर में था। किडनी सिक्रीट करता है कैल्सिट्रियोल। कैल्सिट्रियोल हार्मोन जो है PTH के साथ मिलके रीनल ट्यूब्यूल से, बोन से, और हम जो खाना खाते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, हर जगह से कैल्शियम को इकट्ठा करके ब्लड को देगा, दे दिया। दैट मींस दे आर मेंटेनिंग द ब्लड कैल्शियम लेवल बाय इंक्रीजिंग इट। अब बोन से लेने का मतलब क्या है? इट रेगुलेटिंग द बोन कैल्शियम लेवल बाय डिक्रीजिंग इट, ओके, ये क्लियर है। नेक्स्ट TCT जो है इट वर्क्स ऑपोजिट टू इट, ओके, ये हम बाद में बात करेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर पैराथॉर्मोन? इट इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल एंड डिक्रीजेस कैल्शियम स्टोर ऑफ द बोन, तो यही करेक्ट है। बाकी देखो, इट डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल एंड इंक्रीजेस कैल्शियम स्टोर ऑफ द बोन, नो। इट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज से लिंक ही नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ग्लूकोज से लिंक नहीं है, इसलिए तुरंत ही आपको दिख जाना चाहिए। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। PTH मेंटेन ब्लड कैल्शियम लेवल, regulates bone calcium level by decreasing it, वो ध्यान रखना, भूलना मत। पैराथॉर्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 162। Given figure shows sagittal section of the human brain. Identify the pulse levels as A to E and select the correct option. ये क्वेश्चन आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से पूछा। यहाँ पे कलर वर्जन रखा गया, लेकिन आपको पेपर में तो आपको पता ही है कलर नहीं मिलेगा, जस्ट टू दिखाने के लिए ऐसे रखा गया। इसमें आप देखो A जो है ये ऑब्वियसली सेरेब्रम है, आप 320 पेज से मिला सकते हो। कॉर्पस कैलोसम ये बैंड है विच इज कनेक्टिंग, क्योंकि सैजिटल सेक्शन है तो इस तरफ अगर एक सेरेब्रम है राइट, इस तरफ लेफ्ट होगा, समझ गए? तो ऑटोमेटिकली राइट लेफ्ट के बीच में एक बैंड रहता है, कम्युनिकेटिंग बैंड, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये नेक्स्ट है सेरेबेलम, दिस पार्ट इज सेरेबेलम, जिसको NCERT में इस साइड से दिखाया गया, यहीं पे मार्क कर रहे हैं, ओके। और मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये है, क्योंकि नीचे का पोर्शन नहीं दिखाया, इधर स्पाइनल कॉर्ड है, ऊपर के पोर्शन में दिखाया, तो इसको स्पाइनल कॉर्ड ही मार्क करना, स्पाइनल कॉर्ड नहीं सॉरी, मेडुला ऑब्लोंगेटा ही मार्क करना था। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि एग्जैक्टली एरो वहां पे जाके गिर नहीं रहा है NCERT में, बट ऐसी बात नहीं है, पूरा पता चल रहा है, क्योंकि इस सेक्शन में ये मेडुला से लिंक कर रहा है, यहाँ पे एरो इस तरफ से आया है तो वो NCERT में इस तरफ से दिखाया गया है, तो इसको बोलेंगे हम दिस वन, ये सेरेबेलम। कॉर्पस कैलोसम तो ये पूरा क्लियरली पता ही चल रहा है, और ये सेरेब्रम भी क्लियरली पता चल रहा है। और कुछ आप देखना, ये नीचे का स्टेम की तरह स्ट्रक्चर तो दिया ही नहीं गया है, जहाँ पे एक जगह पे एरो देखे स्पाइनल कॉर्ड का लिखा हुआ है, ओके। तो इसलिए आपको मार्क करना था D, जहाँ पे एरो देखे रखा है, सेरेब्रम, कॉर्पस कैलोसम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। नीट के पेपर में भी तो कभी कभी इधर से उधर देते हैं, ये सब के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, एग्जैक्ट थोड़ा सा थोड़ा सा वो चेंज करके देते भी हैं हर बार ही। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 163 भी आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से पूछा है, ह्यूमन ब्रेन से। Along with the hypothalamus, limbic system is involved in motivation, expression of emotional reaction, excitement, pleasure, rage and fear, and sexual behavior, cardiovascular reflexes. हमें ही पता है कि hypothalamus और limbic system का common function सब है, other than this
कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमारा जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, हाइंड ब्रेन का पार्ट मेड्यूला, इट इज डीलिंग विद कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, इज डीलिंग विद वाइटल रिफ्लेक्सेस लाइक रेस्पिरेशन, दिस इज आल्सो वाइटल, दिस इज डीलिंग विद पेरिस्टल्सिस, चर्निंग मूवमेंट, वॉमिटिंग, सैलविंग एक्सेट्रा। तो ये पॉइंट हटा के बाकी आ रहा है 1 2 3 मार्क करना था, 4 नहीं आएगा। दिस इज अ पॉइंट ऑफ मेड्यूला हाइंड ब्रेन का। बाकी हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम का पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू फोर ब्रेन। ओके, एंड दीज आर द पॉइंट्स एसोसिएटेड विद व्हाट, हाइपोथैलेमस प्लस लिम्बिक सिस्टम। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 164। If a muscle undergoes rapid contraction and relaxation, the ceruloplasmic reticulum extension, okay, क्या होगा इसमें से? आंसर ए मार्क करना था। मैं एक बार आपको समझाऊं कि व्हाट इज मसल कंट्रैक्शन इज ऑल अबाउट, थोड़ा सा बताती हूँ, सुनो। होता क्या है, अगर आप देखोगे, मैंने थोड़ी देर पहले केमिकल सिनेप्स बोला, ये प्री सिनेप्टिक एरिया है जिसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं और इसमें न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन। सोडियम आया, प्रोपोगेशन ऑफ इंपल्स मोटर न्यूरॉन से आया। ओके, ये हमारा मोटर न्यूरॉन है जिसको इंफॉर्मेशन मिल रहा है ब्रेन से एंड दिस इज व्हाट, ये हम पकड़ लेते हैं ब्रेन, यहाँ पे ब्रेन है, इंफॉर्मेशन मिल रहा है किसे, ये है मोटर न्यूरॉन। ओके, ये है एंड प्लेट एक्सोनल बल्ब। अच्छा, इसके अंदर क्या है, ये साइनेप्टिक वेसिकल। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, इस जगह से कैल्शियम जब एंटर करेगा तब साइनेप्टिक वेसिकल्स जो होते हैं ये इस जगह पे आके बैठ जाएगा और यहाँ पे ब्रस्ट आउट होके जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर है निकल जाएगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। फिर हम पकड़ते हैं कि हम इसको कलर थोड़ा सा, यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर रिसेप्टर्स हैं। ओके, दिस इज एक्चुअली व्हाट 319 में है, ये एक्चुअली वो आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ही दिखा रहा है। दिस इज सर्कोलेमा। सर्कोलेमा मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल। तब रिसेप्टर्स में आके कलर चेंज करें, यहाँ पे आके आपका न्यूरोट्रांसमीटर बैठ जाएगा। जैसे यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर बैठ गया एसिटाइलकोलिन में, तुरंत यहाँ का सर्कोलेमा का परमेबिलिटी चेंज हो जाता है। चेंज होते ही यहाँ पे छोटे छोटे कुछ टिब्यूल्स होते हैं, चैनल्स, जिसको बोलते हैं टी टिब्यूल्स। ओके, वो दिखता नहीं है, वो अच्छे से माइक्रोस्कोपिक व्यू से दिखता है, जो एनसीईआरटी में नहीं बना है, लेकिन आना पड़ेगा आपको ये थोड़ा सा। तब यहाँ से क्या होता है, इस एरिया में सोडियम भी तो है ना, सोडियम एंटर करना शुरू करता है इस एरिया से, यहाँ से सोडियम एंटर करेगा। ओके, तो हमारे जो मसल फाइबर है उसका आउटर लेयर इज सर्कोलेमा, फिर आपको जाली जाली की तरह दिखेगा सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके अंदर कैल्शियम स्टोर रहता है रेस्टिंग स्टेट में। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, सर्कोप्लाज्म। उसी सर्कोप्लाज्म में आपको एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन जो कुछ भी है वो सब मिलेगा। तो अगर हम एक मसल फाइबर को देखें, अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज करके बताऊं तो मैं एक मसल फाइबर को देखें, पहला लेयर क्या है, पहला लेयर इज सर्कोलेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर तुम्हें मिलेगा सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से ऐसे जाल जाल की तरह रहता है जिसमें वो लोग स्टोर करके रखते हैं कैल्शियम। ओके, दिस इज सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आपको मिलेगा इसके ठीक नीचे सर्कोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। बात समझे? तो इसी एरिया में थिक बैंड्स होगा जो कि मायोफिलामेंट्स है, इस जगह पे है। तब जब भी सोडियम एंटर करता है सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम है वो निकलना शुरू करते हैं, निकल के सर्कोप्लाज्म में चले जाते हैं। जाके आपको एक पता है कि इस जगह पे अगर आप देखो ऐसे छोटे छोटे एक्टिन बॉल्स जो होते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे ट्रोपोनिन रहता है ना, 3 ट्रोपोनिन है। ट्रोपोनिन बॉल्स में जाके कैल्शियम ऊपर वाले ट्रोपोनिन से यहाँ पे अटैच हो जाता है। ओके, अटैच होते ही कैल्शियम से ट्रोपोनिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बनता है। रिलैक्स स्टेट में ट्रोपोनिन का काम होता है, जहां जहां पे मायोसिन हेड है उस जगह पे ट्रोपोनिन एक बैरियर होता है। मतलब मान लो कि ये ट्रोपोनिन है, इसको पकड़ते हैं, ये हमारा है मायोसिन हेड जो कि ऐसे रहता है रेस्टिंग स्टेट में, इसको मैं रख लेती हूँ, ऐसे रहता है रेस्टिंग स्टेट में। और इस जगह पे क्या होता है, ट्रोपोनिन बैठा रहता है और ठीक ऊपर क्या होगा, जी एक्टिन होगा। मतलब वो इज अ बैरियर। जी एक्टिन और जो मायोसिन हेड है वो रिलैक्स स्टेट में मिल नहीं पाता बिकॉज उसके बीच में ट्रोपोनिन रहता है। जैसे ही कैल्शियम सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के ट्रोपोनिन को पकड़ेगा, एक रस्सी देखना है ऐसे करके, एक कॉइल्ड अप एक रोप है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन, है ना। ट्रोपोमायोसिन एक्टिवेट हो जाता है। कौन एक्टिवेट करता है उसे? ट्रोपोनिन और कैल्शियम। तो ट्रोपोनिन कैल्शियम आके ट्रोपोमायोसिन का जो कॉइलिंग अप है उसको अनकॉइल कर देगा। अनकॉइल करके मान लो कि अगर हम इसको क्लीन कर दें, ये तो नहीं चाहिए अभी, मान लो कि ये रस्सी इस तरह से है हमारे जी एक्टिन बॉल्स के ऊपर, इस तरह से कॉइल्ड अप है। ये रस्सी क्या होगा, जी एक्टिन का जो भी कॉइलिंग एफ एक्टिन बना हुआ ये रस्सी स्ट्रेट आ जाएगा मिडिल में। इससे क्या होगा, ट्रोपोनिन ने जी एक्टिन का जो पार्ट है, जो एक्टिव साइट्स है, यहाँ पे एक्टिव पॉइंट्स होते हैं रेगुलर इंटरवल्स में,
जहाँ पे मायोसिन हेड भी रहेगा, सब में होगा। तो मायोसिन हेड जो होगा उसको एक्सपोज कर देता है, ट्रोपोनिन हट जाता है। ओके, हटने के बाद यहाँ पे ट्रोपोनिन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली मायोसिन हेड को मौका मिल जाता है इसके साथ क्रॉस ब्रिज बनाने का। क्रॉस ब्रिज बनाने का मौका मिल जाता है। कैसे मिलता है? ट्रोपोनिन हट गया। ट्रोपोनिन क्यों हटा? क्योंकि कैल्शियम आया। कैल्शियम क्यों एंटर किया? क्योंकि सोडियम आया। सोडियम क्यों एंटर किया? क्योंकि एसिटाइल कोलिन आके रिसेप्टर में बैठा। एसिटाइल कोलिन क्यों रिसेप्टर में बैठा? क्योंकि उस जगह का साइनेप्टिक वेसिकल को कैल्शियम ने तोड़ा। कैल्शियम ने साइनेप्टिक वेसिकल्स को क्यों तोड़ा था? क्योंकि आपके ब्रेन से इंफॉर्मेशन आ रहा है और मोटर न्यूरॉन में सोडियम आके इंफॉर्मेशन दे रहा है नीचे एक्सोनल बल्ब में। ऑटोमेटिकली कैल्शियम एंटर होगा, साइनेप्टिक वेसिकल्स टूटेगा, एसिटाइल कोलिन निकलेगा, रिसेप्टर्स में बैठेगा, सर्कोप्लाज्मिक का परमेबिलिटी चेंज होगा, प्री सिनेप्टिक नॉब और सर्को जो तुम्हारा वो है सर्कोलेमा, स्केलेटल मसल का, मसल फाइबर का जो वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बीच का जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है उसका जो सोडियम है वो अभी एंटर करेगा मसल फाइबर के अंदर। एंटर करते ही कैल्शियम निकलेगा, ट्रोपोनिन को पकड़ेगा, ट्रोपोमाइसिन को, रस्सी को जो कॉइल्ड अप है उसको स्ट्रेट करेगा। ठीक है, स्ट्रेट करके ऑटोमेटिकली क्या होगा तब? तो जाके जो तुम्हारा ट्रोपोनिन है वो हट जाएगा बिटवीन दिस जी एक्टिन एंड योर दिस वन मायोसिन हेड। तो मायोसिन हेड के बीच हट गया। अब देखो, सुनना अच्छे से, 307 में देख सकते हो डायग्राम। अब हमें पता है कि मायोसिन हेड में एटीपी साइट रहता है। एटीपी जब टूटेगा, एटीपी एडीपी प्लस पीआई एनर्जी मिल गया, तब मायोसिन हेड ऐसे था ना, ऐसे हो जाएगा। तब वो जाके जी एक्टिन से जुड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस ब्रिज, या तो हम लोग बोलते हैं एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। ओके, तब वो खींचेगा थिन फिलामेंट को टुवर्ड्स द मिडिल। एम लाइन होता है ना, अब जब स्कैनिंग देखोगे, एक मसल का स्कैनिंग है, उसमें बीच में देखना ए बेंड में एच जोन एक होता है, उसके बीच में एक लाइट पैच है, दिस इज एम लाइन। एम लाइन क्या है? एक फाइब्रस मेम्ब्रेन है, जहां तक हमारा थिन फिलामेंट एंटर करके रुकेगा। इसका मतलब मसल कंट्रैक्ट हो गया, अगर पूरा का पूरा एम लाइन तक आ गया, पूरा नहीं जाएगा ऊपर, ऐसे नहीं होता। ये डायग्राम थोड़ा गलत है, इतना तक आएगा जहां तक एम लाइन है। तो एच जोन डिसअपीयर हो जाएगा, एम लाइन तक आया, वही तो हमारा मेन मोटिव है। हर बार जब क्रॉस ब्रिज बनता है तो एटीपी टूटता है, और नया क्रॉस ब्रिज फिर बनने के लिए एटीपी का तो एनर्जी खर्च हो जाता है हर बार ही, फिर नया एटीपी मॉलिक्यूल आके जुड़ता है तो क्रॉस ब्रिज टूट जाता है, फिर एटीपी टूटता है तो क्रॉस ब्रिज बनता है, फिर एटीपी जुड़ता है तो क्रॉस ब्रिज टूट जाता है। ऑपोजिट है, याद रखना, एटीपी टूटने से क्रॉस ब्रिज बनेगा, एनर्जी चाहिए ना। नया एटीपी मॉलिक्यूल आया, अभी तक टूटा नहीं, तो क्रॉस ब्रिज टूटेगा, फिर एटीपी टूटेगा, क्रॉस ब्रिज बनेगा। ओके, फिर नया एटीपी जुड़ेगा, क्रॉस ब्रिज टूटेगा, जस्ट ऑपोजिट, भूलना मत। मैं बता के रख रही हूँ कि आगे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेन ज्यादा कर दिया। इफ ए मसल अंडरगोस रैपिड कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, तुम खुद सोचो ना, अगर रैपिड, अभी मैं लिख रही हूँ, मैंने बोला तुम्हें स्टॉप, तो सिग्नल बंद हो गया ना, तो कैल्शियम अपने जगह पे आ जाएगा ना। फिर मैं बोली लिखो, फिर तुम लिखने लगे, बिकॉज आई एम गिविंग यू सिग्नल, मैं तुमसे बोल रही हूँ, तुम सुन रहे हो, ब्रेन में जा रहा है, वो बता रहा है। सो ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस रुकना, ये क्लास में तुम फील कर सकते हो। मैं बोलती हूँ कभी कभी मैं क्लास में, या तुम्हारे टीचर्स भी सब बोलते होंगे, रुक जाओ 1 मिनट, सुन लो पहले। तो हमारा कितना सिग्नल अप डाउन होता है, उसी से कैल्शियम बैक आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, वही मार्क करना था। रिक्वेस्ट कंस्टेंट प्लगिंग in and out of the calcium. This is very important because calcium is initiating the muscle contraction. वो नहीं होगा तो वो जाके ट्रोपोनिन से नहीं चिपकेगा हर लेवल पे। जो कैल्शियम साइनेप्टिक वेसिकल को तोड़ रहा है वो अलग है, वो बाहर है। जो कैल्शियम मसल के अंदर है वो सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है। तो जब मसल कंट्रैक्ट होगा कैल्शियम सर्कोप्लाज्म में है, और जब मसल रिलैक्स होगा कैल्शियम सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दोबारा आ जाएगा। प्लग इन प्लग आउट। ओके, इन रिलैक्सेशन आउट कंट्रैक्शन, इन रिलैक्सेशन आउट कंट्रैक्शन। कौन? कैल्शियम। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165 सिंपल है, इसमें ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस याद रखना था। मार्क द करेक्ट सेट ऑफ द पेप्टाइड हार्मोन्स। अगर हम लिखे अभी, ये क्या है? पेप्टाइड। ओके, इंसुलिन क्या है? पेप्टाइड। एल्डोस्टेरोन क्या है? स्टेरॉइड। ये आंसर नहीं है। थायरोकैल्सिटोनिन क्या है? प्रोटीन, कि उसमें अमीनो एसिड्स ज्यादा है इन कंपेयर टू पेप्टाइड। पेप्टाइड कब बोलेंगे? जब अमीनो एसिड कंटेंट इज लेस देन 100 मेनली, जैसे इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड है ऐसे। थाइमोसिन पेप्टाइड, जो थाइमस से सिक्रीट होता है। पैराथर्मोन पेप्टाइड,
तो इसमें एक प्रोटीन आ गया, ये नहीं होगा। कॉर्टिसोल स्टेरॉइड, बुक में लिखा है थायरोकैल्सिटोनिन प्रोटीन, हाँ, इसलिए हम इसको पेप्टाइड नहीं पकड़ सकते। एस्ट्रोजन स्टेरॉइड, प्रोजेस्टेरॉन स्टेरॉइड, लिपिड डेरिवेटिव। बाकी रह गया हमारा ये तीन, इंसुलिन पेप्टाइड, एरिथ्रोपोएटिन पेप्टाइड, एएनएफ पेप्टाइड। इसलिए आपको आंसर ये मार्क करना था। कुछ बच्चे ये पूछ सकते हैं कि मैम ये क्यों नहीं हुआ, ये प्रोटीनस लिखा ही हुआ है, दैट नॉट रिटन पेप्टाइड। देख लेना एक बार टीसीटी, थायराइड जो ग्लैंड है ना, उसके ठीक नीचे एक लाइन है, टीसीटी इज अ प्रोटीनस हार्मोन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 166 आपको पूछा है लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर से, डिसऑर्डर वाले सेक्शन से, और इससे क्वेश्चन नॉर्मली नीट में आते ही रहता है। गाउट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, ये मार्क करना था। यूरिक एसिड हमारे बॉडी में क्यों बनता है, इज बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ऑफ एडिनाइन एंड गुआनाइन। जब भी हम कोई भी खाना ऐसे खाए, जैसे चना, टमाटर, मसूर दाल या एनीथिंग, तो उसमें जिसमें एडिनाइन गुआनाइन कंटेंट हाई है, अब चेक कर लेना एक बार, एडिनाइन गुआनाइन कंटेंट रिच फूड, तो आपको लिस्ट मिलेगा। वो जब हाई रहता है, हम डाइट में लेते हैं, तो यूरिक एसिड क्या होता है, ज्यादा बनता है, और ज्यादा यूरिक एसिड बनने से क्या होता है, उसका एक टेंडेंसी है कि वो साइनेबल जॉइंट्स के एरिया में जाके जमा हो जाता है और सर्कुलेट नहीं हो पाता। किसी किसी का पैर में बहुत दर्द होता है सुबह उठ के, जब वो पैर में दर्द होता है, एकदम बहुत देर तक कहीं पे रेस्ट कर रहे हैं, फिर देखना चलते चलते फिर ठीक हो जाता है। व्हाई? बिकॉज जब हम चलते हैं तो ब्लड सर्कुलेट करता है, तो वो पाउडरी फॉर्म जो यूरिक एसिड का है उसको ले लेके किडनी की तरफ देते हैं, और थोड़ा थोड़ा सा रिमूवल होता रहता है फिर। इसलिए एक्सरसाइज करना उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा होने के कारण एक एरिया पे डैमेज कर सकता है, उसके लिए आपको मेडिसिन लेना पड़ता है। ओके, तो इसमें आपको मार्क करना था यूरिक एसिड गाउट, एंड गाउट इज नथिंग बट वन फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस। अर्थराइटिस तीन तरह के होते हैं, एक है गाउटी अर्थराइटिस बिकॉज ऑफ यूरिक एसिड, एक होता है नॉर्मल अर्थराइटिस जो कि एज के साथ रिलेटेड है, और एक है रिमेटॉइड अर्थराइटिस विच इज लिंक्ड टू ऑटोइम्यून डिजीजेस, जिसमें कुछ एंटीबॉडीज, अननेसेसरी एंटीबॉडीज जाके हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देते हैं। तीनों ही अर्थराइटिस आपके बुक में है, दो है आपके लोकोमोशन में, और रिमेटॉइड अर्थराइटिस ह्यूमन डिजीज में है। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 167 भी काफी इजी है क्वेश्चन। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर एनवेलप्ड बाय श्वान सेल्स। ये जो श्वान सेल्स है आपके डायग्राम में है बुक में, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हमने देखा होगा कि ऐसे एक नर्व है जिसमें ऐसे कुछ साइनेप्टिक नॉब्स बनाया हुआ है, और यहाँ पे माइलिन शेथ है। और माइलिन शेथ जो ये है, इसमें कुछ सेल्स होते हैं, दिस आर श्वान सेल्स। तो व्हाट आर श्वान सेल्स? श्वान सेल जो होते हैं इज दैट स्पेशलाइज्ड न्यूरोग्लियल सेल्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो किसी किसी न्यूरॉन्स में माइलिन शेथ सीक्रेट करता है, जैसे क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, और बाकी जो सोमेटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसमें श्वान सेल माइलिन शेथ सीक्रेट नहीं करता है, लेकिन उसे रिपेयर में, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। अगर तुम सोच रहे हो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में क्या माइलिन शेथ, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स नहीं होते हैं, उसमें जो सेल होता है न्यूरोग्लिया, वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है जो वहां पे माइलिन शेथ सीक्रेट करते हैं। ओके, एक चीज और बता दो कि माइलिन शेथ जनरली ज्यादा होता है जिससे बनता है तुम्हारा व्हाइट मैटर, क्योंकि वो व्हाइट अपीयर होता है उसका जो श्वान सेल, ये सॉरी माइलिन शेथ का जो कलर है लाइट ट्रांसल्यूसेंट टाइप, व्हाइट टाइप का होगा। जो एकोमोडेट होते हैं न्यूरॉन्स, तो व्हाइट मैटर बनता है, और अगर माइलिन शेथ नहीं है किसी न्यूरॉन्स में, उससे बनता है ग्रे मैटर। ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर कंटेंट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में है। जैसे ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर है, फिर व्हाइट मैटर है, और स्पाइनल कॉर्ड में पहले व्हाइट है फिर ग्रे है। लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स में माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का और भी तो पार्ट है लाइक सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक, उसमें नहीं होते। तो उसमें भी श्वान सेल होता है, बट दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन माइलिन शेथ सिक्रीशन। ओके, बट इन केस ऑफ क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स दे आर सिक्रीटिंग माइलिन शेथ। तो कौन सा सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शेथ सिक्रीट करता है पूछा, तो श्वान सेल, जो कि हमारे डायग्राम्स में है। इस तरह से सेल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, श्वान सेल लिखा हुआ है। एंड नोड्स ऑफ रेनवीयर, तो ये गैप है माइलिन शेथ के बीच में। ओके, एंड मसल सेल को मसल फाइबर बोलते हैं, और एक्सॉन तो पता ही है, दिस पोर्शन इज एक्सॉन, दिस इज साइटोन, and these are dendrite, and this is nothing but multipolar neuron. Okay, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 168। क्वेश्चन नंबर 168 आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन ब्रेन से पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है, थैलेमस इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। तुरंत आंसर मिल जा रहा है, बिकॉज थैलेमस इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। बाकी आप अगर नहीं भी पढ़ोगे, ऑप्शन ए दिख गया तो आप मार्क कर दिए तो टाइम सेव हो सकता है। ओके, समथिंग अराउंड विच सेरेब्रम रेप, सेरेब्रम के ठीक नीचे होता है थैलेमस,
Is not a part of midbrain, is a part of forebrain. Major coordinating center for sensory and motor signaling, yes, present above hypothalamus, correct. 320 के डायग्राम में आप देखोगे हाइपोथैलेमस के ऊपर है, एक लाइन है 321 में सेरेब्रम के नीचे प्रेजेंट लिखा है, वहीं पे लिखा है इट इज डीलिंग विद मोटर एंड सेंसरी सिग्नलिंग बट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ मिडब्रेन. मिडब्रेन में होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड सेरेब्रल एक्वेडक्ट, ये वर्ड यूज करना है, मतलब याद रखना है आपको. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 169. क्वेश्चन नंबर 169 में सिंपल है, जो आपको लोकोमोशन मूवमेंट पेपर चैप्टर से पूछा है. जो शोल्डर ब्लेड इज अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डोर्सल रीजन ऑफ द थोरैक्स बिटवीन द सेकंड एंड द सेवेंथ रिब. इट इज कॉल्ड स्कैपुला. ओके, हमें ये पता है कि स्कैपुला एक फ्लैट बोन है, जो अगर आप कहीं पे स्केलेटन का डायग्राम देखना पीछे वाले डोर्सल पोर्शन का, आपको दिखेगा एक ब्लेड, शोल्डर ब्लेड, जो किस इस तरह से है. ओके, इस तरह से उसमें एक नॉच होता है, कोराकोइड प्रोसेस है. स्कैपुला डोर्सल साइड में फ्लैट बोन है, जहाँ पे क्लेविकल अटैच होता है एक्रोमियन से, एंड क्लेविकल यहाँ से भी अटैच होता है. इस जगह पे जो अटैचमेंट है दैट इज इन द स्टर्नम, इस जगह पे अटैच होते हैं. देखो पकड़ के देखो, यहाँ पे कॉलर बोन है, इट्स अटैचिंग टू दिस रीजन, इज फॉर्मिंग वी. ओके, तो यहाँ पे बस इतना ही मार्क करना था स्कैपुला. और अगर आपको फिर भी स्कैपुला समझ में नहीं आया इस डायग्राम से, यू कैन सी द गूगल इमेज, तो आप जल्दी समझ जाओगे. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 170. क्वेश्चन नंबर 170 भी स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन से ही है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको प्रोसेस बताया उसी से लिंक है. तो आप अगर फिर भी उसको अच्छे से नहीं सुने, सुन के फिर ये क्वेश्चन देखोगे वीडियो में, तब समझ में आ जाएगा. द ट्रिगर टू इनिशिएट द कंट्रैक्टाइल प्रोसेस इन स्केलेटल मसल इज ऑलवेज कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन. ओके, ये तो होगा ही नहीं, ट्रोपोमाइसिन से बाइंड नहीं होता, ये करेक्ट है ट्रोपोनिन वाला. इसमें कुछ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकता है. एटीपी बाइंडिंग टू द मायोसिन क्रॉस ब्रिज, नो, व्हेनेवर एटीपी इज बाइंडिंग टू द हेड ऑफ मायोसिन क्रॉस ब्रिज टूटेगा. इट्स नॉट एसोसिएटेड विद द ट्रिगरिंग पॉइंट ऑफ मसल कंट्रैक्शन. अगर मसल कंट्रैक्शन को इनिशिएट करना है तो कैल्शियम ट्रोपोनिन से चिपकना पड़ेगा टू, एंड फिर उसके बाद अनमास्किंग होगा जी एक्टिन का, फिर क्रॉस ब्रिज का बात आएगा. ओके, तो यहाँ पे यही करेक्ट है. पोटेशियम का यहाँ पे लिंक इतना नहीं आ रहा है, तो इसीलिए आपको ये मार्क करना था. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 171. क्वेश्चन नंबर 171 भी बहुत सिंपल है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे को पता है कि कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में डिमिनिश होता है, उसका जो यूज है वो कम हो जाता है ओल्ड एज में, वो है थाइमस. तो इसमें है अ ग्लैंड कॉल्ड क्लॉक ऑफ एजिंग दैट ग्रेजुअली रिड्यूसेस एंड डिजेनरेट्स विद एजिंग इज थाइमस. थाइमस एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारे एओर्टा के वेंट्रल साइड में मिलता है. अगर तुम किसी न्यूबॉर्न बेबी का थाइमस देखोगे, बहुत बड़ा साइज का होता है, फिर धीरे धीरे प्यूबर्टी अटेन होते होते साइज डिक्रीज हो जाता है, फिर भी वो काम करता है, फिर एज होते रहता है, थाइमस ग्लैंड के अंदर फैटी टिश्यूज जमा हो जाते हैं और वो सिकुड़ के रह जाता है छोटा, जिसका काम कम हो जाता है, मेनली आफ्टर पकड़ लेते हैं 60. लेकिन थाइमस ग्लैंड छोटा आपको प्यूबर्टी से पहले ही दिखेगा, उसका फंक्शन जो होता है आगे जाके डिक्रीज होता है, तब छोटा होकर डिक्रीज नहीं होगा इतना. हाँ, वो ध्यान रखना. और बड़े बच्चे न्यूबॉर्न बेबीज में थाइमस ग्लैंड बहुत बड़ा रहता है, ठीक हार्ट के ऊपर दिखेगा. एओर्टा है ना, एओर्टा के वेंट्रल साइड में ऊपर की तरफ. क्लियर? एक इमेज देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप समझ जाओगे. नेक्स्ट अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 172. क्वेश्चन नंबर 172 भी केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन से है. असर्शन में दिया है स्टेटमेंट, एल्डोस्टेरोन इज अ स्टेरॉइड हार्मोन एंड इज इंपॉर्टेंट इज इन द कंट्रोल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन इन ह्यूमंस. करेक्ट. Reason, it upgrades sodium ion concentration in the ECF, that is extracellular fluid, by promoting reabsorption of sodium ions from renal tubules and excretion of potassium in urine. ये भी करेक्ट है. तो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं, इसमें ए मार्क करना था आपको. एल्डोस्टेरोन एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है और सिक्रीट होता है जोना ग्लोमेरुलोसा से. खासकर कुछ बच्चे मुझे कुछ दिन से क्वेश्चन एक पूछ रहे हैं कि अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स का कॉर्टिकल रीजन इंज्योर्ड हो गया तो कौन से हार्मोन का सिक्रेशन कम होगा. उसमें हमेशा एल्डोस्टेरोन ही होगा, बिकॉज हमें पता है कि अगर हम एड्रिनल कॉर्टेक्स देखते हैं, ये मान लो कि एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड का ये वाला पार्ट है एड्रिनल मेड्यूला एंड दिस इज कॉर्टेक्स. दिस इज एड्रिनल मेड्यूला, दिस इज एड्रिनल कॉर्टेक्स. तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में फर्स्ट पार्ट क्या होता है? छोटा सा पार्ट है जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर बड़ा सा पार्ट है जोना फेसिकुलेटा, छोटा सा पार्ट है, इसको नहीं देखना है, दिस इज जोना रेटिकुलेटस. तो हमारा ये वाला पार्ट जोना फेसिकुलेटा है जो सबसे बड़ा है. इसमें जोना ग्लोमेरुलस इज अ कॉर्टिकल रीजन, यहाँ से सिक्रीट होता है एल्डोस्टेरोन. एल्डोस्टेरोन इज अ स्टेरॉइड हार्मोन जिसका काम होता है रास मैकेनिज्म को सपोर्ट करना, और वो तभी ट्रिगर होता है जब हमारी बॉडी में सोडियम कम होता है, तब रास
मैकेनिज्म के साथ इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द लास्ट फेज, जो वाटर और सोडियम क्लोराइड को खींच के ब्लड में देता है। ओके, मेनली वही देता है। तो इसमें अगर हम असर्शन देखें फिर से, एल्डोस्टेरोन इज अ स्टेरॉइड हार्मोन, इज इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द सोडियम एंड पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन इन ह्यूमन। यस, सोडियम रख के और पोटेशियम निकाल के, फॉस्फेट निकाल के, ये पोटेशियम फॉस्फेट यूरिन से निकालता है और सोडियम को और वाटर को रखता है। ओके, दैट मींस इट इज इन्वॉल्व्ड इन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस लाइक एडीएच, को याद रखना है। तो उसमें असर्शन जो है, ये रीजन जो असर्शन को प्रूफ तो कर ही रहा है, इट अपग्रेड सोडियम आयन कंसंट्रेशन। क्यों करता है? इज इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रोल सोडियम एंड पोटेशियम। व्हाई? इट अपग्रेड सोडियम कंसंट्रेशन इन द ईसीएफ बाय प्रमोटिंग रीअब्जॉर्प्शन एंड रीनल ट्यूब्यूल्स एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन, लिखा ही हुआ है यूरिन से, इसलिए रीजन करेक्ट है, प्रूफ हो रहा है, स्टेटमेंट के अलाइनमेंट में ही है। देयरफॉर असर्शन रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे इसमें फंसते हैं। तुम देखना कभी कभी दो अलग दिशा में बात कर रहे हैं, वो नहीं होगा ना, तुम्हें जो पूछा गया है उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं, उस प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ये भी बात है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस पे ध्यान देना पड़ेगा असर्शन रीजनिंग में। ओके, चलो मैं जानबूझ के यहाँ पे डाल रही हूँ कि असर्शन रीजनिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बाद में फंसना पड़ेगा फिर। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 173, ये भी बहुत सिंपल है, लेकिन किसी किसी को कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है कि अगर उसने अच्छे से 316 पेज नहीं पढ़ा, बट इट्स वेरी सिंपल। ओके, देखो इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हम सुनते ही हमें पता होना चाहिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम दो अलग है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ब्रांचेस है। ऑटोनॉमिक इज सिंपैथेटिक प्लस पैरासिम्पैथेटिक एंड सोमेटिक हमारे स्केलेटल मसल में रहता है, व्हिच इज कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ वॉलंटरी पार्ट्स। तो इसमें पूछा क्या है तुम्हें, नॉट एसोसिएटेड, तो इसमें होगा ये सोमेटिक। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक होगा, ये भी तो होगा, बिकॉज ऑटोनॉमिक तो इसी के अंडर में आता है, तो इसलिए आंसर सोमेटिक होगा। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन नंबर 174 भी आपको जॉइंट से पूछा गया, लोकोमोशन मूवमेंट से। कंसीडर द कैरेक्टर्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ बॉन। इट इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, इट enables the bone to move in a 360 degree angle. It is exemplified by joint between humerus and pectoral girdle. मान लो कि तुम्हें ये पॉइंट समझ में नहीं आया, ये तुम्हें पता है, ये तुम सुने हो, तो इससे ये देख के ही पता चल जा रहा है, ह्यूमरस और पेक्टोरल गार्डल से पता चल जा रहा है बॉल एंड सॉकेट होगा। फाइन, क्योंकि पेक्टोरल गार्डल यहाँ पे ये तो ये है, और दूसरा हिप वाला फेमर एंड एसिटेबुलम। वही डॉल को याद रखना, नीचे का पैर जब डॉल का निकल जाता गलती से, निकालना नहीं है, निकल जाता गलती से, उसको हम डाल देते हैं ना फिर एक गड्ढे में, वो एसिटेबुलम है नीचे वाले पोर्शन में। ऊपर वाले पोर्शन का जो गड्ढा है वो ग्लेनॉइड है, तो दोनों ही बॉल एंड सॉकेट है। हिंज हमें पता है कि इस एरिया में है, एल्बो और नी में है, और पाइवोट हमें पता है इस एरिया में फॉर नॉडिंग। ओके, इस एरिया में आता है बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। सैडल इज दिस, थोड़ी देर पहले बोली थी, दिस कार्पल मेटाकार्पल फेलेंजेस। ओके, फेलेंजेस के थंब वाले एरिया में मेनली, तो दिस इज सैडल, साइनोवियल जॉइंट। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175 बहुत सिंपल है, ह्यूमन ब्रेन के ये। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल मेनिंजेस इज इन अ क्लोज कांटेक्ट ऑफ द ब्रेन टिश्यू। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से ब्रेन से क्वेश्चन, क्योंकि अप टू ब्रेन कर दिया सिलेबस, उसके पीछे का जो वास्ट पोर्शन था सेंस ऑर्गन ये है ही नहीं, तो ज्यादातर क्वेश्चन इसी एरिया से देना पड़ रहा है। अब देखो, अगर हम देखेंगे, ड्यूरामेटर है पहला वाला लेयर, फिर एक कैविटी है जिसको हम लोग बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस, फिर उसके बाद है एराक्नॉइड, फिर है सब एराक्नॉइड, फिर है पायामेटर। तो ये है तुम्हारा एराक्नॉइड जो कि थिन है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे इतना एग्जैक्टली नहीं बनाया, थिन है, फिर है सब एराक्नॉइड, फिर है पायामेटर, फिर न्यूरॉन है, मतलब उसके बाद आपको न्यूरॉन्स मिलेगा पायामेटर के बाद। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल मेनिंजेस इज इन क्लोज कांटेक्ट ऑफ द ब्रेन टिश्यू और स्पाइनल कॉर्ड टिश्यू। ऑलवेज पायामेटर, ये थिन है, याद रखना, ये थिन लेयर है, सबसे थिन यही है, ये देख लेना एक बार। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 176। 176 progressive degeneration of human voluntary skeletal muscle due to genetic disorder occurs in muscular dystrophy। हमें ये पता होना चाहिए कि जो muscular dystrophy है, this is a genetic disorder। मायस्थेनिया ग्रेविस अगर पूछा, दिस इज ऑटोइम्यून डिजीज, ये ध्यान रखना। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसी में डाउट आता है बहुत सारे बच्चों को। हाँ, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो स्केलेटल मसल में एक डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो होता है वो नॉर्मली क्या करता है, हेल्प करता है इन द स्ट्रक्चरल सेटअप ऑफ स्केलेटल मसल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसके जीन में ही प्रोटीन एक्सप्रेशन जब होता है, उसका कन्फर्मेशन इस प्रोटीन का बिगड़ जाता है। तो बच्चे जन्म होते हैं, होने के बाद कुछ देर तक उनका मूवमेंट ये दिखता है, मूवमेंट दिखता
दिखता है, फिर आफ्टर सम टाइम कुछ मतलब मान लो कि 6 मंथ 7 मंथ धीरे धीरे उसका जो स्केलेटल मसल का मूवमेंट है वो अफेक्टेड होता है, डिग्रेड होता है। तो इस तरह से क्या होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है जो कि जेनेटिक है। मायस्थेनिया ग्रेविस ये किसी भी एज में हो सकता है एंड इज एसोसिएटेड विद एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। जो मैंने कुछ देर पहले आपको बोला था कि सर्कुलेमा के सरफेस में एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं। ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स जो होता है, ये अगर किसी कारण एंटीबॉडी ने डैमेज कर दिया तो न्यूरोट्रांसमीटर को बैठने का जगह नहीं मिलेगा। अगर न्यूरोट्रांसमीटर बैठ ही नहीं पाया तो ऑटोमेटिकली सोडियम स्केलेटल मसल के फाइबर्स में एंटर नहीं होगा। अगर वो एंटर हुआ ही नहीं तो कैल्शियम नहीं निकलेगा। कैल्शियम नहीं हुआ, निकला फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो मसल कंट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। मायस्थेनिया ग्रेविस से पैरालिसिस से लिंक है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद प्रोग्रेसिव डिजनरेशन। धीरे 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 ऐसे बहुत सारे मूवीज बने हैं, हालांकि मैं एक बना था, मैं बोली भी क्लास में, ऐसे मूवीज हमें हेल्प भी करते टू एक्वायर नॉलेज समवेयर। सपोज सलाम वेंकी शायद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ऊपर था, ये था। तो ये आप देखो। फिर टिटेनी है। टिटेनी क्या है थोड़ा सा बता दो इसके बारे में, आगे के पेपर्स में आपको मिलेंगे। तो टिटेनी जो होता है, टिटेनी इज अ कंडीशन जिसमें 319 वाला देखना, ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डायग्राम है, तो उसमें जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है बिटवीन प्रीसिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक एरिया के बीच में, तो उस एरिया में जो कैल्शियम होता है वो कम हो जाता है। इट मे बी बिकॉज ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होता है इट्स नॉट फंक्शनिंग वेल। तो कैल्शियम कम होते ही क्या होगा पता है, सोडियम बहुत ज्यादा एंटर करना शुरू होगा अंदर के तरफ। सोडियम जब बहुत ज्यादा एंटर होता है मसल की तरफ तो इससे क्या होता है, एब्नॉर्मल कंट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि सोडियम इन्फ्लक्स होते ही कैल्शियम जो सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है उसे लगता है कि सिग्नल शायद ब्रेन से आ रहा है, उसे तो इतना समझ में नहीं आएगा, वो तुरंत कैल्शियम छोड़ देगा सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। लेकिन एक्चुअली में हो भी सकता है कि ब्रेन से इंफॉर्मेशन आ ही नहीं रहा है, ऐसा भी होता है। ओके, इधर कैल्शियम अगर कम हो गया, यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट। तो देखो, मान लो कि प्रीसिनेप्टिक नॉब है, ये हमारा सर्कुलेमा है, इस जगह पे अगर कैल्शियम लो है, इस जगह पे लो होते सोडियम ज्यादा एंटर करेगा, हाई सोडियम, हाई। अगर सोडियम एंटर कर रहा है, यहाँ से सिग्नल आ ही नहीं रहा है, नो सिग्नल, ब्रेन से है ही नहीं सिग्नल, और तब क्या होगा, वाइल्ड कंट्रैक्शन होगा। कभी कभी इतना ज्यादा कंट्रैक्शन होता है कि वो कंट्रैक्ट होके ही रह जाता है मसल, जिसका हम लोग बोलते हैं टिटेनस। क्या बोलते हैं? टिटेनस। टिटेनी से टिटेनस हो सकता है। Tetanus is sustained contraction of muscle and tetany is what? Wild contraction, abnormal contraction of muscle because of low sodium and बॉडी फ्लूइड, जो कि इस एरिया से लिंक है एक्चुअली, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, ये याद रखना। नेक्स्ट है और एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, इज अ ऑटोइम्यून डिजीज। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 177। 177 में आपको पूछा गया है ये क्वेश्चन लोकोमोशन से ही, बहुत सिंपल है कि ए का 4 मार्क करना है कि स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री है, बी का 2 मार्क करना है क्योंकि 2 जो कि थिन उससे लिंक है, थिन फिलामेंट, रेड मसल में मायोग्लोबिन कंटेंट के उस लिंक है और सूचर से लिंक है स्कल का। तो अगर आपने ये मार्क किया होगा तो आपका आंसर करेक्ट है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन नंबर 178 लोकोमोशन से है, लेकिन आपको थोड़ा सोच के करना होगा और लगभग कर पाओगे। Which of the following is a function of dorsally placed vertebral column? हमें पता है it's not supporting our tarsal and metatarsal, जो कि हमारा किसका है, हाइंड लिम्ब का, पैर का, टार्सल मेटाटार्सल। कार्पल मेटाकार्पल हाथ का है, इसको लिंक नहीं है वर्टिब्रल कॉलम का, तो ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट हट गया। ब्रेन सेल को तो ये प्रोटेक्ट करता ही नहीं, ब्रेन सेल को कौन प्रोटेक्ट करता है, स्कल, ये वाला पार्ट क्रेनियल। ओके, रह गया ये पॉइंट, इट प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड एंड सर्व एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर ऑल रिब्स, कि हमें पता है कि सब रिब्स जाके पीछे की तरफ कनेक्टेड होता है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम से, वो याद रखना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 179। मेडुला कंटेन्स सेंटर्स व्हिच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन। ये अभी मैंने आपको कहा था, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। मेडुला कंटेन्स सेवरल न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स व्हिच सीक्रेट्स हार्मोन। नो, अब तुम सोचोगे ये तो करेक्ट है, ये रीजन क्यों नहीं आया, बिकॉज मेडुला नहीं होगा, इसमें होगा किसका पॉइंट है ये, हाइपोथैलेमस का, क्योंकि आपके बुक में लिखा ही हुआ है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन सीक्रेट करते हैं वो एक्चुअली हाइपोथैलेमस के रेफरेंस में है, तो इसमें रीजन फॉल्स है और असर्शन करेक्ट है। ओके, ये है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 180। GnRH, a hypothalamic hormone needed in reproduction, acts on gonadotropin releasing hormone जो होता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ FSH एंड LH, जो दोनों चैप्टर से लिंक है, एक तो केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन से और दूसरा आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, दोनों से लिंक है। अगर हम थोड़ा सा देखें, जो हाइपोथैलेमस है
वो क्या सिक्रीट करता है? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये हमारे पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम से आके एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। हमेशा याद रखना, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट जो करता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरो हार्मोन्स रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग, वो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू आता है, एक्सॉन के थ्रू नहीं। एक्सॉन एंटर ही नहीं करता एंटीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो पाउच है, जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वहां जब हार्मोन्स आते हैं उसे पता चलता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, फिर वो सिक्रीट करता है FSH-LH। अगर आया GnRH तो, अगर इनहिबिटिंग आएगा तब सिक्रीट नहीं होगा, वो रिप्रोडक्शन में आपको पता चलेगा। बट अभी हम सिंपल बोलूं तो हाइपोथैलेमस इज सिक्रीटिंग दिस, एंटीरियर पिट्यूटरी को पता चला, इसने सिक्रीट किया FSH और LH। तो यही पूछा आपको। फिर FSH का काम होगा मेल में अलग, फीमेल में अलग, जो आगे के पेपर्स में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन में। ओके, तो आपको ये मार्क करना था। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट तो करेगा नहीं, बिकॉज पोस्टीरियर पिट्यूटरी में न्यूरो हार्मोन्स का कोई लेन देन नहीं है, कोई लिंक नहीं है, बिकॉज पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन खुद सिंथेसाइज नहीं करता, बस वो स्टोर करता है वैसोप्रेसिन, दैट इज ADH एंड ऑक्सीटोसिन, और रिलीज करता है जब हाइपोथैलेमस बोलेगा, सिंपली विदाउट सिक्रेटिंग एनी न्यूरो हार्मोन्स। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं आ रहे, बच गया ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट LH एंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है, ये निकल गया, यहाँ तक ठीक था। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन आपको ये मार्क करना था, A। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 181। The given table enlists various hormones and their chemical nature. Select the option which completes the table. इसमें आपको नेचर ऑफ हार्मोन्स पता होना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे अगर हम देखें इंसुलिन पेप्टाइड है, तो इसलिए इंसुलिन आ रहा है। ओके, टेस्टोस्टेरोन हमें पता है स्टेरॉइड है, तो इसलिए स्टेरॉइड आ रहा है। बस आपको नेचर पता होना है। थायरॉक्सिन आइडोथायरोनिन है, इसलिए इसमें आइडोथायरोनिन रखना है। अब कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज करते हैं कि अगर बाई चांस थायरॉक्सिन एमाइन में दिए तो क्या करेक्ट नहीं होगा? एमाइन करेक्ट है कि वो टायरोसिन से बनता है, बट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयोडीन एंड टायरोसिन, तो आइडोथायरोनिन इज मोर करेक्ट, मतलब मोर एक्यूरेट। और इधर रह गया अमीनो एसिड डेरिवेटिव, तो एपिनेफ्रिन दैट इज एड्रेनालिन, इसमें एपिनेफ्रिन आएगा। ओके, तो इंसुलिन जो होता है बीटा सेल से सिक्रीट होता है पैनक्रियास का, टेस्टोस्टेरोन हमें पता है लेडिक सेल से, थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल से, और एपिनेफ्रिन सिक्रीट होता है फ्रॉम एड्रिनल मेड्यूला। उतना है, ये इतना याद रखना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 182। Corticoids which regulate the balance of water and electrolytes and excretion of potassium and phosphate ion via urine are। तब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि एल्डोस्टेरोन एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो सिक्रीट होता है जोना ग्लोमेरुलोसा से, और मिनरल कॉर्टिकॉइड है वो, उसका काम होता है सोडियम को और वाटर को ब्लड में रखना या बॉडी में रखना, और पोटेशियम और फॉस्फेट को एक्सक्रीट आउट करना। तो द बेस्ट ऑप्शन होगा एल्डोस्टेरोन। कॉर्टिसोल जो होता है वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है। थायरॉक्सिन जो होता है ये बॉडी का मेटाबॉलिक रेगुलेटर है, BMR देखता है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है इसका प्रिंसिपल हार्मोन ये है, दैट मींस इसका प्रिंसिपल हार्मोन ये है कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो कि मेनली एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना फेसिकुलेटा से सिक्रीट होता है विद द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टिमुलेटेड बाय ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये चीज मत भूलना, हाँ, ACTH जोना फेसिकुलेटा को स्टिमुलेट करता है, जोना ग्लोमेरुलस को स्टिमुलेट नहीं करता, वो रास मैकेनिज्म से लिंक है। और जोना रेटिकुलरिस जो होता है वो सेक्स कॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता है व्हिच वर्क विद गोनाडोट्रोपिन्स या तो अदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 183। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय आयन पंप्स। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन होते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कौन मेंटेन करता है? अगर हम देखें कि हमारा जो न्यूरॉन के एक्सॉन वाला पार्ट है उसमें कुछ गेट्स होते हैं, वोल्टेज गेट ऑफ सोडियम, वोल्टेज गेट ऑफ पोटेशियम, और एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है जिसका डिजाइन कुछ इस तरह से है। अगर हम इसको बना के देखें इस तरह से मिलेगा, 3 सोडियम होगा और इधर 2 पोटेशियम अटैच हो रहा है, दिस इज फॉर सोडियम and this is for potassium। okay? तो अगर हमें मान लो कि सोडियम जब एंटर होता है अंदर, तो अंदर क्या हो जाता है डिपोलराइज्ड, फिर थोड़ी देर बाद पोटेशियम निकलता है, उससे सिस्टम क्या हो जाता है रिपोलराइज्ड। ठीक है, सोडियम एंटर जब होगा तो बाहर नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। फिर सोडियम ट्रेवल करेगा फ्रॉम A to B सेक्शन, ठीक है, इधर पॉजिटिव होते जाएगा, बाहर क्या है पोटेशियम निकल के पॉजिटिव करेगा जिससे कि नेक्स्ट स्टिमुली ले पाए। क्लियर? लेकिन बीच बीच में सोडियम पोटेशियम पंप खुलते ही रहेगा, इट इज ऑपरेटिव थ्रू आउट द डिपोलराइजेशन स्टेप। जब भी सोडियम एंटर करता है सिस्टम को रेडी रखने में, होमोस्टेसिस में, ये सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट करते रहता है, 3 सोडियम निकालते रहता है,
बाहर और 2 पोटेशियम को अंदर डालते रहता है। 3 को निकालेगा सोडियम को, 2 को डालेगा। वाई 3 and 2? क्योंकि डिजाइन ऑफ पंप इज लाइक दिस, 3 सोडियम अटैच होते हैं, 2 पोटेशियम इधर अटैच होते हैं। इन दैट बेसिस अगर हम देखें सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो हमारे रेस्टिंग मेम्ब्रेन, रेस्टिंग पोटेंशियल अटेन करने में हेल्प करते हैं। अगर हमें प्राइमरीली पूछा गया कि किसके इफ्लक्स से, कौन सा आयन के इफ्लक्स से हम मेकिंग द आवर न्यूरॉन वंस मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेक्स्ट स्टिमुली, तब उसमें इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम होगा, जो कि वोल्टेज गेट ऑफ सोडियम के बंद होते ही पोटेशियम गेट खुलता है। लेकिन ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है हर एक लेवल में काम करता ही रहता है। क्लियर? तो इसमें हमेशा याद रखना आयन पंप सोडियम पोटेशियम पंप्स के बारे में बोल रहा है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन बिकॉज ऑफ देम। क्लियर? आयन पंप्स के लिए। नेक्स्ट है 184, वो हम देखते हैं। The function of the visceral organs is controlled by, जो फंक्शन है विसरल ऑर्गन का, विसरल ऑर्गन जो होता है वो क्या है, हमारी बॉडी का जितने भी ऑर्गन्स है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, पेनक्रियास, ये सब। तो इसमें कौन कंट्रोल करता है? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऐसा क्यों? बिकॉज मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो इनवॉलंटरी एरियाज को कंट्रोल करता है, और जो वॉलंटरी एरिया है इज कंट्रोल्ड बाय योर सोमेटिक नर्व्स। ओके, और दोनों ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये याद रखना है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 185। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है थोड़ी देर पहले कि हमेशा याद रखना है जब भी मायोसिन हेड और जी एक्टिन जुड़ता है, क्रॉस ब्रिज बनता है। वो कब बनता है? जब एटीपी टूटता है। और क्रॉस ब्रिज कब टूटता है? जब एटीपी जुड़ता है। समझ गए? तो सपोज लिख लेते हैं एक बार, रुको। एटीपी ब्रेक्स टू ADP plus inorganic phosphate, then it is linked to cross bridge formation, तब बनेगा cross bridge. Okay, new ATP added to myosin head, cross bridge breaks. समझ गए? तो इसमें ATP only होगा whenever ATP is attached to the myosin head, cross bridge breaks, ये याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 186। क्वेश्चन नंबर 186 हम पहुंच गए सेक्शन बी में। लोकोमोशन मूवमेंट से सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमंस में 206 बोन्स है, करेक्ट। एक्सियल स्केलेटन 80 बोन्स है। ये थोड़ा सा अगर तोड़ के देखना चाहो देख सकते हो। सपोज तुम पकड़ लो वर्टिबल कॉलम में कितने हैं, एडल्ट में 26 बोन्स, स्टर्नम में कितना है, एक फ्लैट बोन है, मिड वेंट्रल में फ्लैट बोन 1। हमारे रिब्स कितने हैं, अगर 12 पेयर्स बोलो दैट इज 24, प्लस करते रहना। ओके, और रह गया तुम्हारा और क्या, स्कल का। अब स्कल में क्या होता है, 22 बोन्स है, दैट इज योर फेशियल एंड क्रेनियल, प्लस हायोड बोन एक है। ओके, इसमें ये आ जाएगा। और ईयर ऑसिकल्स है, ईयर ऑसिकल्स, तो सब मिला के 29 बोन्स है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 24 लिखा है, फिर भी 22 लिखता फिर भी करेक्ट होता, बट एक्चुअली में टोटल जब भी लिखते हैं ना 29। हो सकता है कि नियर बाय फ्यूचर 22 बोन्स लिखा है स्कल के अगेंस्ट में, तो करेक्ट ही पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि बुक में भी इस तरह से लिखा हुआ है। ओके, उन्होंने हायोड और उसको प्लस करके एज ए होल टोटल नहीं बोला, फिर भी यहाँ 22 नहीं 24 है, तो इसलिए गलत आ गया। ईयर ऑसिकल 6 बोन्स है, तो बाकी करेक्ट है, ये गलत था, आपको ये मार्क करना था। क्लियर? अब एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितना है, 126 है, जिसमें 60 आप अगर देखो 30 60, और नीचे का पैर वाला 60 120, क्लेविकल 2 हो गया, स्कैपुला 2 हो गया 4, और नीचे कॉक्सल बोन 2, तो 126। ठीक है, चलो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 187। मैंने मसल कंट्रैक्शन आपको बताया था, दिया था बहुत एक्सप्लेन करके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन से रिलेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग चेंजेस इन मसल फाइबर फॉर रिलैक्स टू कंट्रैक्टर स्टेट इन द गिवन फिगर। तब इसमें देखो, द लेंथ ऑफ द थिक एंड थिन मायोफिलामेंट्स हैज चेंज्ड। नो, हमेशा याद रखना व्हाट इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। मायोफिलामेंट्स जो होते हैं एक्टिन या तो मायोसिन, उसका लेंथ कभी भी चेंज नहीं होता, they only slide past each other, okay? और ये temporary change, you cannot say कि उसका length हर बारी change होता रहता है, छोटा होता रहता है, ऐसा नहीं, तो ये गलत है। नेक्स्ट है length of age zone increases, no, age zone तो ये जगह है ना, तो ऑटोमेटिकली age zone अगर हम देखें तो ये डिसअपियर हो रहा है, समझ गए ना, ये जगह जो है डिसअपियर हो जा रहा है, दिखेगा नहीं। अगर तुम कंट्रैक्टर स्टेट में देखोगे 308 में देख सकते हो, तो इस तरह से age zone विजिबल है, ये जगह खाली दिखता है, इसमें थिन फिलामेंट्स नहीं दिखेंगे, age zone, ओके, ए बैंड का। द
myosin cross bridges moves on the surface of the thin myofilaments and the thin and thick myofilaments slide past each other. Yes, correct. क्योंकि myosin cross bridge जो होता है head, myosin head, वही तो G actin को खींच के अंदर की तरफ ले जाता है, इसलिए thin filament slide करता है over the myosin filament. मतलब length change नहीं होता, length तो हर बार सेम ही रह जाता contraction के बाद भी. नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द सर्कोमियर रिमेन सेम. नो, ऑटोमेटिकली सर्कोमियर अगर किसी, इसमें तो कंट्रैक्टर स्टेट में दिखाया, अगर तुम पहला रेस्टिंग स्टेट में देखोगे सर्कोमियर का तो ऑटोमेटिकली इसका अगर इतना है कंट्रैक्शन के टाइम में ये छोटा होगा, ठीक है, इतना हो जाएगा. तो ऑटोमेटिकली ये जो सर्कोमियर है जेड लाइन टू जेड लाइन, ये अगर इतना है एक फर्स्ट में तो कंट्रैक्ट होगा तो इतना हो जाएगा. तो जेड लाइन तो खींचता है ना अंदर, क्योंकि थिन फिलामेंट अंदर की तरफ आते हैं, तो इसलिए सर्कोमियर भी रिड्यूस्ड होगा, आई बैंड भी रिड्यूस्ड होगा, एज जोन डिसअपियर होगा, ए बैंड रिमेन सेम. ओके, एक बार लिख के तुम देख सकते हो क्या क्या है मसल कंट्रैक्शन का. ए बैंड रिमेन सेम, कि वो अपना जगह नहीं बदलता. आई बैंड शॉर्टन्स, जेड सर्कोमियर रिड्यूस्ड, क्योंकि गैप बिटवीन टू जेड लाइन है, रिड्यूस्ड. एच जोन डिसअपियर ऐसे लिखने से होगा. और हमेशा याद रखना इट्स नेवर चेंज, ये चेंज नहीं होता. What is the best definition of this sliding filament theory? The myofilament जो होता है they remain same, उसका लेंथ हमेशा सेम रिटेन करेगा. हाँ, शॉर्टन अलग बात है, लेकिन लेंथ कभी छोटा नहीं होगा. सिकुड़ जाएगा लेकिन लेंथ छोटा नहीं होगा, वो ध्यान रखना. ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 188. Which one of the following is the correct description of a certain part of the normal human skeleton? इसमें अगर देखें हम कौन सा करेक्ट डिस्क्रिप्शन है. पैराइटल बोन एंड द टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल आर जॉइंड बाय फाइब्रस जॉइंट. यस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, ये करेक्ट होगा. फर्स्ट वर्टिब्रे इन एक्सिस आर्टिकुलेट्स विद ऑसिपिटल कॉन्डाइल. नो, फर्स्ट वर्टिब्रे ऑलवेज आर्टिकुलेट विद एटलस. ये किससे आर्टिकुलेट होगा? एटलस से. द 9th एंड द 10th पेयर्स ऑफ द रिब्स कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब्स. नहीं, 9th 10th नहीं, 11 एंड 12. ठीक है, फर्स्ट वर्टिब्रे आर्टिकुलेट्स विद ऑसिपिटल नहीं, एटलस. Glenoid cavity is a depression to which the thigh bone articulates. No, यहाँ पे thigh नहीं, humerus का ये रह गया. ये parietal bone and the temporal bone our skulls are joined by fibrous joint. जो मैंने बताया था कि skull में ऐसे sutures होते हैं जो they connected by sutures, जैसे हम लोग बोलते हैं fibrous joint. ओके, तो इसमें से ये करेक्ट आ रहा था. ये गलत क्यों हुआ? एटलस होना चाहिए था. ये गलत क्यों हुआ? 11 12 होना चाहिए था. ये गलत क्यों हुआ? ह्यूमरस होना चाहिए था. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 189. सी इधर आना चाहिए था, यहाँ पे डालते शायद इधर आ गया. हाँ, इसमें देखो, यूनिपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड ओनली इन अर्ली एम्ब्रायोस. फिर तुम्हें पूछेंगे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ये तो नहीं चाहिए था. बस सिंपल यूनिपोलर न्यूरॉन पेज नंबर 317 में है, नॉन एडिटेड वाला में देख लेना, जहाँ पे एक मल्टीपोलर न्यूरॉन बना है उसका ठीक साइड में लिखा है. बाइपोलर न्यूरॉन रेटिना में, यूनिपोलर न्यूरॉन एम्ब्रायो में, और एक क्वेश्चन होता आता है एपोलर जिसमें नर्व नेट बना है हाइड्रा में. ये याद रखना है. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 190. यहाँ पे सी आएगा, सी ऊपर चला गया. रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन. FSH binds with the specific receptors present over ovarian cell membrane. Correct. Estrogen regulates female sexual behavior. Correct. दोनों correct है. B. अब एक चीज याद रखना है, जितने भी पेप्टाइड, प्रोटीनस, पॉलीपेप्टाइड, लाइक योर जितने भी ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स है, पिट्यूटरी हार्मोन्स है, FSH LH भी एंटीरियर पिट्यूटरी का है, वो कभी भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर से अटैच होते हैं. अगर तुम डायग्राम में भी देखोगे, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक रिसेप्टर्स है, उसमें जाके FSH अटैच होगा और सिग्नल पास करेगा. जो सिग्नल कौन लेगा? सेकेंडरी केमिकल मैसेंजर. सेकेंडरी केमिकल मैसेंजर सिग्नल लेंगे, लेके बाकी जो भी बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, चेंजेस है, उसे चेंज कराएगा. स्टेरॉइड हार्मोन्स, आइडोथाइरोनिन्स जो होते हैं, दे कैन इजीली क्रॉस और न्यूक्लियर रिसेप्टर्स में बाइंड करते हैं. उनको न्यूक्लियर रिसेप्टर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर चाहिए. और जो इधर तुम्हारा एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, या तो FSH, LH, वेसोप्रेसिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, जितने भी हार्मोन्स हैं, उनको एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर चाहिए. तो इसलिए ये करेक्ट है. एस्ट्रोजन हमें पता ही है कि फीमेल में बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है और इसका सबसे प्रिंसिपल फॉर्म जो फीमेल में मिलता है वो है बीटा एस्ट्राडियोल, जो हमारे बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को डिटरमाइन करता है. ओके, फीमेल के खासकर. फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 191.
क्वेश्चन नंबर 191 में ऐसा कुछ लिखना नहीं है, बहुत सिंपल है कि हमें पता है हमारे WBC और मैक्रोफेज जो होते हैं ये एमोबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। अगर हम सिलियरी मूवमेंट देखेंगे, ये हमारे ट्रैकिया में है जहाँ पे सिलिएटेड मूवमेंट होता है और इसी के कारण डस्ट और जर्म्स जो होते हैं वो क्लियर आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम देखेंगे फेलोपियन ट्यूब, उसमें सिलिया है। फिर हमारे कान के अंदर स्टेरियोसिलिया है, जो कि तुम्हें नहीं पूछेंगे कि उस सिलेबस के बाहर है, तो सिलियरी मूवमेंट बोला। फ्लैजेलर मूवमेंट का बेस्ट एग्जांपल है पॉरीफेरा का, कॉलर सेल्स का, और दूसरा है स्पर्म का जो कि बुक में लिखा हुआ है। ग्लाइडिंग मूवमेंट अगर हम देखेंगे, ग्लाइडिंग मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कार्पल मेटाकार्पल में, जो कि साइनोवियल जॉइंट्स का पॉइंट है। ओके, तो इसमें हमारा आंसर था एमोबॉइड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 192। The skeletal muscle fiber is a syncytium, which means it is multinucleated। जो syncytial टर्म है वो मेनी न्यूक्लियाई को रिफर करता है। स्केलेटल मसल को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में, उस मसल सेल के अंदर हमें बहुत सारे न्यूक्लियस दिखेंगे, इसलिए उसे बोलते हैं syncytial, ये तो syncytium। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 193। All the given parts make up the brain stem except cerebellum। ये आपको याद रखना होगा, because cerebellum is not a part of brain stem, जो कि तुम देखना brain stem 321 के ठीक नीचे लिखा है, जहाँ पे cerebellum वर्ड ऐड नहीं किया उन्होंने। ओके, ये ध्यान रखना। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 194। According to the accepted concept of hormone action, if receptor molecules are removed from target organs, then the target organ will not respond to the hormone। हमेशा एक चीज याद रखना, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी कारण रिसेप्टर्स डैमेज हो गए, इंसुलिन हो, ग्लूकागोन हो, कोई भी हार्मोन हो, किसी को भी इंफॉर्मेशन दे नहीं पाएगा। एक एग्जांपल देके मैं समझा सकती हूँ तुम्हें। सपोज किसी का जब टाइप 2 डायबिटीज होता है, दैट इज डायबिटीज मेलिटस टाइप 2, इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, तो उसमें होता क्या है, इसी चैप्टर के समरी में देखना, केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन के लास्ट में लिखा है इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इंसुलिन डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी कब होगा, जब बीटा सेल्स डैमेज हो गया, पैनक्रियास इज नॉट वर्किंग, तब ऑटोमेटिकली इंसुलिन कम हो जाता है, तब वो होगा टाइप 1 डायबिटीज, जो कि कम है, 20% पॉपुलेशन में है। 80% को है कि इंसुलिन है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है, मे बी दूसरे हार्मोन्स के लिए या तो रिसेप्टर्स चेंज हो गया, या तो इंसुलिन का कॉन्फर्मेशन चेंज हो जाता है प्रोटीन का, जिससे वो रिसेप्टर्स में फिट नहीं बैठता जाके। तो रिसेप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो नहीं है तो हार्मोन काम नहीं कर पाएगा। ओके, जहां पे जिस हार्मोन का रिसेप्टर है वही एरिया पे वो काम करता है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो इसमें सिंपल था, नॉट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनेजेनेसिस। मैं थोड़ी देर पहले आपको बोली थी कि जोना फेसिकुलेटा एड्रिनल कॉर्टेक्स का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट करता है। उसका प्रिंसिपल हार्मोन है कॉर्टिसोल, जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस, अमाइनो एसिड और फैट को तोड़ के ग्लूकोज सप्लाई करता है स्ट्रेस के टाइम में, प्रोटियोलाइसिस करता है, लाइपोलाइसिस करता है। मेन एम है ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना, हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट। टुगेदर विद ये जो कॉर्टिसोल है ये हेल्प करता है, मतलब उसका और एक काम है अमाइनो एसिड अपटेक को रोकना, जैसे कि अमाइनो एसिड स्टोर ना हो, वो खर्च हो। समझ गए? तो ये करेक्ट है। ग्लूकागोन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसेमिया। नो, दिस इज हाइपरग्लाइसेमिया। हमें ये पता होना चाहिए जब हमारा ब्लड शुगर लेवल गिरता है तब अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियास से ग्लूकागोन सिक्रेट होता है, जिससे शुगर लेवल बढ़ा सकते हैं हम। हमेशा याद रखना, ग्लूकागोन और इंसुलिन देयर ऑपोजिट, बट दोनों ही हमारे ब्लड शुगर लेवल के होमियोस्टेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। एक घटा के एक बढ़ा के। घटा के कौन? इंसुलिन। बढ़ा के कौन? ग्लूकागोन। और स्ट्रेस के टाइम में कॉर्टिसोल मेनली काम करता है। ओके, इंसुलिन एक्ट्स ऑन पैनक्रियाटिक सेल्स एंड एडिपोसाइट्स। इंसुलिन एक्ट्स ऑन हेपेटोसाइट्स, नॉट पैनक्रियाटिक सेल्स, बिकॉज पैनक्रियास उसे सिक्रीट करता है और वो निकल के उसका टारगेट है लिवर सेल्स, जिसे वो ग्लूकोज लेने बोलता है ग्लाइकोजन बनाने के लिए, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। और एडिपोसाइट्स को देता है जिसको शुगर से फैट बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइपोजेनेसिस। नेक्स्ट, इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसेमिया। इंसुलिन जो होता है हमारे शुगर लेवल को क्या करता है? बढ़ाता नहीं है, घटाता है, तो हाइपोग्लाइसेमिया होगा। यहाँ पे ठीक उल्टा लिखा है, ग्लूकागोन इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसेमिया होना चाहिए था, इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसेमिया होना चाहिए था। यहाँ इंसुलिन एक्ट्स ऑन हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स होना चाहिए था। और यहाँ पे ये करेक्ट है, ग्लूकोनेजेनेसिस करता है, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ फैट एंड अमाइनो एसिड। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स को तोड़ने को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 196। ये भी सिंपल लगेगा आपको कि आगे ऐसे क्वेश्चंस आपको दिया भी गया है, मतलब इसी पेपर में। द ह्यूमन स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स, आउट ऑफ विच देयर आर 8 cranial bones and 14 facial bones। facial means ये जगह पे 14 है और cranial means ये हमारा, तो इसमें 8 है। लेकिन टोटल स्कल बोन कितने हैं? 8, 14,
3 ईयर ऑसिकल दैट इज 6 + 1 हाइड यहाँ पे, तो 29 है, ये याद रखना। और नहीं, मैं एक चीज देखी हूँ, लेकिन वो स्कल बोन पूछ के कभी कभी बाकी ऑप्शन से मिला के आपको वो गलत भी नहीं लगेगा, 22 दे के रखेंगे, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना एक बार, ये हर साल एक डाउट रहता है सबका। All the hormone given below are involved in erythropoiesis, RBC production except, हमें ये पता है कि एरिथ्रोपोइटिन किडनी के जेजी सेल सिक्रीट करते हैं और आरबीसी प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है स्ट्रेस सिचुएशन में। कॉर्टिसोल भी आरबीसी प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है और डब्ल्यूबीसी को सप्रेस करता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये भी मेल के केस में आरबीसी प्रोडक्शन सपोर्ट करता है, सब केमिकल कोऑर्डिनेशन में लिखा हुआ है। और थायरोकैल्सिटोनिन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है बाय डिक्रीजिंग ब्लड कैल्शियम लेवल, ओके, बाय डिक्रीजिंग ब्लड कैल्शियम लेवल एंड बाय इंक्रीजिंग बोन कैल्शियम लेवल। ये ठीक उल्टा काम करता है पीटीएच का। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 198। मार्क द करेक्ट सेट। ट्राईआइडोथायरोनिन सिक्रीटेड बाय पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो ट्राईआइडोथायरोनिन्स होते हैं वो पैराफोलिकुलर सेल से सिक्रीट नहीं होता है, वो सिक्रीट होता है फॉलिकुलर सेल से। मैं यहाँ पे लिख के आपको दे दूं, थोड़ा सा देखो कहाँ पे क्या गलती है। ये पैरा नहीं होगा, पैराफोलिकुलर सेल से सिक्रीट होता है थायरोकैल्सिटोनिन। ओके, वैसोप्रेसिन सिंथेसाइज्ड बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस, नहीं, हाइपोथैलेमस, सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। ये भी मैंने आपको डिस्कशन के टाइम में बोला था अभी। एड्रेनालिन सिक्रेटेड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स, नहीं, मेड्यूला, ये गलत है। ऑक्सीटोसिन करेक्ट है, सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस, रिलीज बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दैट इज न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 199। The junction between the axon of the neuron and the dendrite of the next is synapse। तो ये synapse है। fulcrum is joint। जंक्शन पॉइंट वही मीन करता है, बट सिनेप्स इज अ बायो मतलब मेडिकल टर्म या तो बायोलॉजिकल टर्म। कांस्टेंट ब्रिज ये नहीं होगा, इसमें बेस्ट आंसर सिनेप्स है। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, ये सब चूज करो, करेक्ट करो, मार्क्स ऐसे उठ जाएगा। लास्ट में हम देखेंगे 200, क्वेश्चन नंबर 200। ड्यूरिंग मस्कुलर कंट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर। तो इसमें हम देखो एच बैंड डिसअपीयर्स, यस, मैंने अभी कहा था आपको। ए बैंड वाइडन्स, नो, ए बैंड अपनी जगह पे रहेगा, रिमेन सेम। आई बैंड रिड्यूसेस इन विड्थ, यस। विड्थ ऑफ ए बैंड इज अनअफेक्टेड, यस। एम लाइन एंड जेड लाइन कम क्लोजर, क्योंकि जब थीन फिलामेंट ऐसे आएगा तो जेड लाइन भी तो सिकुड़ के इस तरफ आएगा, तो ऑटोमेटिकली जेड लाइन अगर इधर था जब रिलैक्स्ड है मसल और एम लाइन यहाँ पे था मिडिल में, तो दूर दूर थे। जैसे ही कंट्रैक्शन होगा सामने आ गया ना, तो उसी को बोला है इसमें। तो इसमें 1, 3, 4 और 5 होगा, 2 नहीं होगा। ओके, तो पेपर इतना टफ नहीं था, मुझे पता है आप लोग अच्छा ही करोगे। बाई चांस किसी का अगर हल्का फुल्का खराब हुआ भी हो, टेंशन नहीं है, आप बस एनसीईआरटी रीडिंग करते रहना, यही मेरे एक सजेशन है। ओके, जिससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, बाकी तो हम है ही। चलो, थैंक यू वेरी मच।